उतार चढ़ाव के बीच आज दिन भर का कारोबार, कभी तेजी तो कभी मंदी, कभी एकदम से उछाल तो कभी तेज मुनाफा वसूली। यह है अब तक का कारोबार और अगला 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग और एक्शन भरा। कहां होगी क्लोजिंग, क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज तो जो अनिल जी ने सुबह प्रेडिक्शन करी थी कि रेंज बाउंड बाजार ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहा है। लोअर लेवल्स हायर लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब क्या एक्शन होगा ये समझना जरूरी है। सर बताएं, इस समय के लिए बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें वही है दीप, ये कोई एक्शन बड़ा ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं हो रहा, लेकिन इस छोटे एक्शन के बीच में बड़ा एक्शन है, यानी कि रेंज के बीच में भारी उतार चढ़ाव, कभी ऊपर तो कभी नीचे। 150 पॉइंट ऊपरी स्तरों से निफ्टी फिसला है तो बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 500 अंक नीचे फिसलकर 32,500 के करीब। कल के लोज 32,300 को नहीं तोड़ा है बैंक निफ्टी में, तो 33,000 के पार भी निकलने की हिम्मत नहीं होती दिख रही। और बैंक और आईटी शेयर आज दबाव में। आईटी कल के मजबूत, आज दबाव में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेटल, फार्मा, एफएमसीजी कल के ये 3 स्टार परफॉर्मर आज भी बाजार का मूड माहौल मजबूत किए हुए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो यहां पर तेजी आपके लिए बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 50-60 अंक नीचे हैं, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। 2 दिनों से बड़ी तगड़ी तेजी के बाद अगर अमेरिकी बाजार हल्के फुल्के नीचे तो बनता है। यूरोप कल छुट्टी में था, आज खुला है, 1% तक की तेजी वहां होती दिख रही। तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास चिंता, समस्या, दिक्कत की बात नहीं है। जो कुछ भी एक्शन है हमारा अपना है, हमारे अपने ट्रिगर्स के दम पे है। बिल्कुल सर, तो हमारा अपने ट्रिगर्स के दम पर ही एक्शन पिछले 2 दिनों से आते हुए दिख रहा है सर। और रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आपने सुबह भी कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर लग रहा है, निफ्टी उसके मुकाबले ठीक ठाक दिख रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड इस समय 200 पॉइंट्स नीचे बैंक निफ्टी एकदम सपाट। क्लोजिंग तक भी यही रेंज रिस्पेक्ट करने वाला है बाजार। देखिए दीप, 32,350, 32,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी जहां पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय थी सुबह। और एग्जैक्टली आज का लो 32,350 के बेहद करीब है, 32,338 का। तो लेवल पर एकदम, और तेजी हमें 33,000 के ऊपर से ही गिननी है। जब तक 33,000 पार ना हो तब तक आप सोचिए भी मत। 325 पॉइंट बढ़ जाएं तब भी मत सोचिएगा कि आप मजबूत हैं। ये बात हम सुबह से कह रहे हैं। आज देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही बताया कि 33,007-8 का कुछ हाई बनाया है, एग्जैक्टली 33,007 का, और उसके बाद टीका नहीं है। तो पूरी तरह से परफेक्ट रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक निफ्टी का सवाल है, 14,550 मजबूत सपोर्ट है और 14,750-775 ऊपरी रुकावट का लेवल। एग्जैक्टली उसी रेंज में लगभग बाजार ने ट्रेड किया। 25-25 पॉइंट इधर उधर देख लीजिए। इसके अलावा तो पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट है। सिंपल वही चीज दोहराऊंगा, तेजी करनी है निफ्टी पर फोकस कीजिए, मंदी करनी है बैंक निफ्टी पर फोकस कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए। कल आईटी का दिन था, आज आईटी ठंडा है। मेटल का दिन अभी भी है, चल रहा है। फार्मा, एफएमसीजी सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो आपको मजबूती का व्यू है, तो मजबूती के लिए आपके पास ढेर सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है। कमजोरी करना चाहते हैं तो कमी नहीं है आपके पास कमजोर शेयरों को शॉर्ट करने की। बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है ट्रेडर्स के लिए। इससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता जो कि वोलेटाइल हो, जो कि दोनों तरफ के ट्रेड दे, जहां पर स्टॉक्स में आपको अगर व्यू मजबूती का है तो मजबूत शेयर मिल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं कमजोर बाजार में। व्यू कमजोरी का है तो इस बाजार की रिकवरी में आपको शॉर्ट करने के भी पूरे मौके मिल रहे हैं और स्टॉक्स गिर भी रहे हैं। तो ये ड्रीम सिचुएशन है। अब इस ड्रीम सिचुएशन में, इस ड्रीम मार्केट में आपको सही तरफ के ट्रेड में होना जरूरी है। पता चला आप खरीदारी बैंक्स या फिर आईटी में कर रहे हैं जहां पर कमजोरी है, और पता चला मंदी आप वहां कर रहे हैं जो मेटल्स या फार्मा, एफएमसीजी है। बस ये काम ना करें, उल्टा ना करें। अगर सीधा कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। न कर पाएं तो शांति से इस तरह के बाजार को देखें। अगली बार जब ऐसा मार्केट आपको मिले जहां पर एक इंडेक्स आपको मजबूती की ओर इशारा कर रहा है, निफ्टी, दूसरा इंडेक्स कह रहा है कि मैं बहुत नीचे जाने को तैयार हूं, बैंक निफ्टी, कुछ सेक्टर्स, स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं और आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं, कुछ स्टॉक शॉर्ट करके पैसा बनाने का मौका दे रहे हैं, ऐसे मार्केट को अगली बार मिस करें ना। ऑब्जर्व करिए, ट्रेड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो देखिए, सीखिए, समझिए, ताकि ये नॉलेज आपके अगली बार काम आए। बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। इसके अलावा एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, वो ये, अगर आपको वायदा कारोबार के शेयर रिस्की लग रहे हैं इस तरह के मार्केट में, अगर आपको इंडेक्स रिस्की लग रहा है, तो फिर कैश मार्केट के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आ जाइए। मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, अब भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई पैनिक, टेंशन वाली बात नहीं है। जहां एफआईज की सप्लाई आ सकती है,
जहां एफआईएस की बिकवाली हो सकती है, समस्या वही है और वहीं पर मार्केट ढीला है। जहां पर किसी स्मॉल कैप, किसी मिड कैप शेयर में एफआईएस की बिकवाली की संभावना नहीं के बराबर है, वो अपनी धुन में आराम से 0.5-1% इंडेक्स पे मजबूत होकर बैठे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का ट्रेड करना है। बाजार में हर तरह के ट्रेडर के लिए कैश, एफएनओ, ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सेक्टर, सबके लिए भरपूर मौके हैं इस बाजार में। दीप, बिल्कुल मौका है पूरा बाजार में, बस आपको अपने स्टॉक सेक्टर्स चुनने हैं और सही एडवाइस के लिए सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस देखना है, जहां पर अनिल जी आपको रोज बताते हैं किधर मूवमेंट आ सकता है। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ी देर में उनकी बेहतरीन कॉल्स भी लेंगे। उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर हमारी नजर होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे इवेंट्स हैं और सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब धीरे धीरे नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। आज से शुरुआत करूंगे बीएमएल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फिजिकल कॉपी देने की आखिरी तारीख है। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आइनॉक्स लीजर पर फोकस कीजिए। राइट्स या प्रेफरेंशियल इश्यू से पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक है उस पर नजर रहेगी। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज शाम 6 बजे जो बैठक होने वाली है इस पर भी हमारी नजर है। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल आएगी। यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स जारी होंगे। श्रीराम सिटी यूनियन 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है कल। वेदांता का ओपन ऑफर जो है वो बंद हो जाएगा। वहीं मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ 7 से लेकर 9 अप्रैल तक यानी कि कल से लेकर शुक्रवार तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड इसके 483 से 486 रुपए तय किए गए हैं। यूको बैंक सरकार को 2600 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। वहीं अरविंद फैशंस 5 करोड़ पार्टली पेड शेयरों की पहली और आखिरी कॉल पर अब विचार करने पर एक बोर्ड बैठक कर होने वाली है। आरवीएनएल कर्मचारियों के लिए जो ओएफएस खुला था वो कल बंद हो जाएगा और गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी तो होगी ही। साथ ही मैग्मा फिनकॉर्प 8 से लेकर 26 अप्रैल तक ओपन ऑफर इनका खुलेगा। दाम 70 रुपए प्रति शेयर है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक खुलेगा। दाम 320 रुपए प्रति शेयर है। जीएचसीएल टेक्सटाइल के डीमर्जर को लेकर शेयर धारकों की एक बैठक होने जा रही है। ब्रिटानिया 62 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी गुरुवार का दिन। वहीं आरवीएनएल 1 रुपए और 14 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स 6 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। और 8 अप्रैल के दिन कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 6:30 बजे शाम को जो बैठक होने वाली है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर हमारी नजर होगी। ओके, तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स कल जो आरबीआई पॉलिसी आएगी वहां पर तो हम सबकी नजर है ही। आइए वरुण से भी जाने कौन से स्टॉक्स पर हमें रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको जो मनाली पेट्रोकेमिकल के लिए खबर दी उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है कि सरकार ने स्लैब स्टॉक पॉली ऑयल के पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको लगा दिया और डीजीटीआर ने इसका नोटिफिकेशन दी है तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सुबह खबर आई कि फ्लिपकार्ट ने ईडीईएल के साथ करार किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए करार किया गया है। दरअसल महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो है वो ईडीईएल ब्रांड के नाम से कार्गो डिलीवरी जो है उसकी सर्विस देती है। इसके अलावा अडानी पोर्ट, यहाँ पे मार्च में जो कार्गो वॉल्यूम्स है उसमें 41% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली और मंथ ऑन मंथ जो है करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ट्राइडन, इस कंपनी को यूएस पेटेंट ऑफिस से एयर रिच यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल मिला है। और सबसे आखिरी में जीएम बेवरेज, नतीजे आए हैं। Q4 के मुनाफा 17.8 करोड़ से बढ़ के 45.3 और मार्जिन देखिए 17.25% से बढ़ के 21.6% पे आए। तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो बेहतरीन रहे हैं। ओके, तो ये है जीएम बेवरेज, पहला रिजल्ट है इस सीजन का। हमेशा पहला यही देता है। ठीक है, ठीक है। या पूछूं बंसल जी को? किसको? बंसल जी नहीं, को? आप स्टॉक पूछ लीजिए आप। हाँ। रिजल्ट अच्छे हैं। ओके, बंसल जी देखिए जरा जीएम ब्रूरीज, रिजल्ट तो अच्छे हैं ऐसा कह रहे हैं वरुण। देखिए मार्जिन 17 से 21%, लगता है कंजम्पशन ज़्यादा हुआ ही होगा इस तिमाही में डेफिनेटली। ओके, बंसल जी चार्ट देखिए, बाकी बंसल जी चार्ट बताइए। देखिए अनिल जी, नतीजे भी बहुत बढ़िया हैं। वन टाइम गेन को भी अनिल जी हटा दें तो मैंने तो अनिल जी इन डेप्थ में नतीजे पढ़े हैं इसके, तो काफी बेहतरीन नतीजे हैं। और अनिल जी जो भी आप बात कर रहे थे पहले नतीजे, तो ये चीज तो अनिल जी मुझको और कुणाल जी को और मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों को 2-2.5 साल पहले मालूम पड़ी थी कि जो नतीजों की शुरुआत है वो जीएम ब्रेवरीज से ही होती है। अनिल जी ये आप ही के साथ जी बिजनेस पर शो पे ही पता चला था।
और टेक्निकली सुबह भी अनिल जी मैंने बोला था इसके अंदर 455 के स्तरों पे नजर रखनी है, 455 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो ओवरवेट खरीदारी की राय है। और एक बार क्लोजिंग आती है तब मेरी और कुणाल जी की एक बड़ी वाली स्ट्रांग वाली बाय कॉल है। जिस तरीके से सुबह आज मैंने और कुणाल जी ने CDSL के लिए बोला था कि बिना बताए तेजी से भागेगा, तो 455 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो काफी बड़े टारगेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, 600 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे, 455 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ओके तो ये है आपके लिए बिल्कुल GM ब्रूवरीज पर आए और वाकई में CDSL बहुत ही टाइमली एक कैच जो कहना होगा 680 के आसपास सुबह आपने बताया था, 680 के आसपास ही बताया था जी हाँ, एग्जैक्टली 680 पर 715 का टारगेट आज हासिल होता हुआ दिखा दिन के दौरान ही स्पेशल पिक के तौर पर। तो इस स्पेशल पिक की बधाइयां स्वीकार करें कुणाल जी और राकेश जी। और फाइनली बंसल जी एक चीज और आपको याद आई होगी, 750 रुपए का हमारा टारगेट आता हुआ दिख रहा है, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अनिल जी याद नहीं आया तो ऑनेस्टली बोलूंगा, बट क्या कहते हैं अभी आपने बोला तो अनिल जी याद आया, बिल्कुल 750 के टारगेट थे और काफी निचले स्तरों पे दिए थे तो वो उन टारगेट्स के एकदम पास में है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए CDSL का दमदार पिक। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं जब भी देता हूँ टारगेट मैं तो लंबे वाले और बहुत एक आध बार देख के छोड़ देता हूँ, लेकिन जिस वक्त मूव आए उस वक्त इसको पकड़ के टारगेट देना ये बड़ी कलाकारी है जो बंसल जी ने कुणाल जी ने आज ये कमाल किया है, ताकि आपको बड़े मूव भी मिले और शॉर्ट टर्म छोटे समय में बड़े मूव भी मिले, बड़े समय में बड़े मूव और छोटे समय में बड़े मूव। तो आज के छोटे समय में 10-12% का एक दिन का मूव बहुत 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 बड़ी बात है जो आज आपके लिए आता हुआ दिखा है। एक और मूव जो बड़ा दिख रहा है वो है सुप्रीम पेट्रो का। आज जेन साहब का जेम्स 7% ऊपर कमाल करता हुआ ये एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ आपके लिए कारोबार करते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए इस वक्त दो बेहतरीन स्टॉक जो आज एक्शन में आपको नजर आएंगे। थोड़ी देर में वागले साहब से हम कनेक्ट करेंगे और वागले साहब से कनेक्शन होने के बाद उनकी तरफ से भी एक बेहतरीन पिक आने की तैयारी में है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बाजार पर भी एक बार नजर डालें। निफ्टी का पुट खरीदने की राय सुबह नितिन जी आपने दी थी, एक बार जरा अपडेट दें और साथ ही डायरेक्शन भी। देखिए डेटा वाइज सुबह हम ये मान के चल रहे थे कि 14,800 से 850 की रेंज में रेसिस्टेंस है, उसी लेवल पे हम लोगों ने पुट ली थी वो, और 14,700 की पुट ऑप्शन, और उसके बाद वो नीचे भी गई बट 170 रुपये के आसपास फिर वापस गई, 104 के आसपास हम लोगों ने बाइंग की थी। डेटा में ये दिखा है कि जब जैसे ही मार्केट 14,800 से 850 की रेंज में आई है वहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और वापस मार्केट नीचे 14,700 की तरफ आई है, तो हर राइज पे सेलिंग हो रही है, तो वो एक काउज ऑफ कंसर्न लग रहा है। जब तक ये 14,850 के ऊपर फ्यूचर्स में नहीं जाती है तब तक तेजी नहीं खेलना चाहिए, और आज अगर ये 14,700 के नीचे क्लोजिंग देती है फ्यूचर्स में तो मुझे उम्मीद लग रही है कि 14,600 14,550 की तरफ हम लोग इस वीकली एक्सपायरी में आएंगे। तो ऊपर के लेवल पे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए, और पुट ऑप्शंस में क्या तो 14,700 की पुट ऑप्शन लेके इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, या 14,700 की पुट ऑप्शन लेके 14,600 की पुट ऑप्शन में बियर पुट स्प्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि डेटा में ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, जिसके कारण सेलिंग आगे हमें और देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ बिकवाली और आने की आशंका है, ये डेटा में नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें, पोजीशन हल्की करें, ये है आपके लिए राय। आइए इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही, वो है इंडिगो के लिए खराब खबर। इंडिगो में गोवा एयरपोर्ट पे इनके कर्मचारियों की हड़ताल होने की खबरें आई है। गोवा में इनके जो कर्मचारी उन्होंने हड़ताल की और अब वहाँ पर दूसरे कर्मचारियों को बुलाने की कंपनी की कोशिश है। एयरलाइंस का दूसरे कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर पहुँचने का आदेश आया है। जो कर्मचारी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे उन्होंने हड़ताल की है, हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। क्यों, कब, कितने समय के लिए, इसकी जानकारी जब जैसे आएगी आपको बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि इंडिगो के कर्मचारियों ने गोवा में जो उनके कर्मचारी है उन्होंने हड़ताल की है। ये है आपके, एक तो पहले ही माहौल ख़राब है कोविड को लेकर, लोग मतलब बहुत मजबूरी में ही ट्रैवल कर रहे हैं, जरूरत जहाँ उतनी, और उसके ऊपर से खराब कर हड़ताल भी इसी वक्त करना था इनको। वाह भाई, इसी वक्त। तो चलिए ये हड़ताल की खबर है, लेकिन बढ़ते हैं आगे। विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं, बिगुल का वक्त है, विश्वेश का विशेष।
बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, जैसा आपने कहा वैसा ही है, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एफएनओ में जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ओर से जो कैश मार्केट का रियल एस्टेट का स्टॉक है वो है शोभा डेवलपर्स। करंटली 477-480 की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लास्ट 2 महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन बना है जिसको फ्लैग फॉर्मेशन कहते हैं, और जो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ट्रेड लग रहा है मुझे। 460 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 500 और 540 ये 2 टारगेट मुझे लगता है 3 से 5 दिन में आना चाहिए। तो शोभा डेवलपर्स को बाय करें, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और आफ्टर अ सस्टेन राइज एक साइडवेज मूवमेंट इन माय ओपिनियन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 500 और 540 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। ये तो अभी तक एफएनओ में आया नहीं है ना सर, कैश में ही है ना? कैश में है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है राय आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से शोभा डेवलपर्स पर खरीदारी करने की लिए। आइए वागले साहब हमारे साथ हैं तैयार, और वागले साहब के लिए पहले बिगुल और उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी के लिए भी आएगा एक स्पेशल बिगुल। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बारह मिनटों की कश्मकश और मशक्कत के बाद फाइनली वागले साहब से संपर्क हमारा हो चुका है। वागले साहब स्वागत है, गुड आफ्टरनून। बताइए सर आपकी पिक। अनिल जी गुड आफ्टरनून। आई थिंक कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास 2 कॉल है, मैं दोनों कॉल दे देता हूँ। एक साथ दे दो आप तो। हाँ एक साथ दे रहा हूँ। पहला कॉल है टाटा कंज्यूमर, जो मेरा 678-79 में दिया, अभी 81-82 है, अभी भी ले सकते हैं। यहाँ से लेकर 678 तक बाय करें। 672 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से 10 रुपए नीचे, और ऑन द अप साइड 700 का टारगेट है। और दूसरा कॉल है ग्लेनमार्क, जिसको बाय करके चले 502 रुपए 50 पैसे के करंट भाव से। 515 का मेरा टारगेट होगा आज और कल का, और मेरा स्टॉप लॉस 497 का होगा, सिर्फ 6 रुपए के इसको। ओके, 497 का स्टॉप लॉस, 515 का टारगेट। ग्लेनमार्क में भी खरीदारी करने की राय है आपके लिए। अब कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आ रही है एक पिक, लेकिन एक दिक्कत है उसमें। कुणाल जी, राकेश जी, आपके साथ में एक समस्या है, जो पिक आप देना चाहते हैं उसका बिगुल हमारे पास है नहीं। ऐसा कौन सा पिक है? वो एक तो हमारे पास चार्ट कॉर्नर का बिगुल है, और दूसरा स्पेशल पिक का है, और बाकी सब अलग अलग तरह के हैं। लेकिन इस बार कुणाल जी ने रिक्वेस्ट ये भेजी कि वेरी स्पेशल पिक। तो अब है ना, मैं स्पेशल पिक का बिगुल लगा लेता हूँ, वेरी आप अपने हिसाब से आगे एडजस्ट कर लेना। तो कुणाल जी और राकेश जी की वेरी स्पेशल पिक आ रही बिगुल के बाद। वैसे एक आइडिया बहुत अच्छा दिया मुझे वरुण ने कि वेरी स्पेशल पिक में एक काम और कर सकते हैं कि बिगुल को 2 बार बजा सकते हैं। लेकिन अब बजाने की जरूरत नहीं, सब लोग समझ ही गए ये स्पेशल पिक नहीं वेरी स्पेशल पिक है। तो वेरी स्पेशल पिक आ चुकी है, बताएं सर। अनिल जी देखिए, अगर आप बिगुल बजा दें तो वैसे भी अनिल जी वेरी स्पेशल हो जाता है वो। तो अनिल जी देखिए, वेरी स्पेशल पिक है मेरी और राकेश जी की। स्टॉक का नाम है पीडीलाइट। अभी हमने देखिए अनिल जी आज सवेरे पेंट स्टॉक्स की फितरत बताई थी कि धीमी गति से चलते हैं, रडार से नीचे रहते हैं, लेकिन लगातार चलते रहते हैं। पीडीलाइट ने अनिल जी आज एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्रेकआउट दिया है। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा है। जिस तरह का बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है स्टॉक में, आपको एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है हमारी वेरी स्पेशल पिक। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, सब कुछ कुणाल जी ने बोल दिया है। तो बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट 1850, 1850 का स्टॉप लॉस है, 1950 पहला टारगेट, 2000 दूसरा टारगेट, और काफी समय बाद ये मच अवेटेड ब्रेकआउट पीडीलाइट में देखने को मिल रहा है। बात तो सही कही आपने बंसल जी की। बाकी सब कुछ तो मतलब कुणाल जी ने बोल दिया। कुणाल जी, ये शिकायत तो बंसल जी की एकदम जायज़ है। बंसल जी के पास जब पहले शुरुआत होती है तो बंसल जी बोलते हैं कि बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, या ज़्यादातर ये बोलते हैं नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू यू कुणाल जी। एक सेंटेंस बोल के छोड़ देते हैं, आपने तो पूरा ही बोल दिया, इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अनिल जी देखिए, मुझे मौका कम मिलता है अनिल जी, आमतौर पर बंसल जी ओपनिंग करते हैं। तो अनिल जी आज ओपनिंग का मौका मिला तो मैंने सोचा इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। और आज आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अब बंसल जी वापस से मौका देंगे भी नहीं। अनिल जी अरे आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अब बंसल जी मौका देंगे भी नहीं। बोले ओपनिंग तो मैं ही करूंगा। अब बोले पता चला बाद में, मतलब पता चला 6 बॉल में से 5 बॉल आप खेल के आखिरी बॉल पे एक सिंगल ले लो तो फायदा क्या है। मतलब पता चला अगला ओवर भी आप ही खेल रहे हो।
मतलब अंचल जी तो हमारे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रह गए देखते देखते। अच्छा कुणाल जी बैटिंग कर रहे हैं अपने खड़े हैं। चलिए, लेकिन पीडीलाइट ये है आपका स्टॉक, बढ़िया एक्शन, बढ़िया तेजी दिखाने के लिए तैयार। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। दीप। बिल्कुल सर, तो स्पेशल पिक और बढ़िया वाला ब्रेकआउट पिडलाइट पर आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर, अच्छी तेजी इस पर होती हुई दिख रही है। चुनिंदा एनबीएफसीज में आज बढ़िया एक्शन है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। पूरे फाइनेंशियल स्पेस में नहीं, पर एक एक करके कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। विश्वेश जी, मुथूट फाइनेंस को देखिए, अभी अभी मूव आई है, 1200 के ऊपर गया है काउंटर। क्या चल रहा है इस चार्ट में, कोई ट्रेड दिखता है? मेरा ऐसा मानना है दीपांशु कि मुथूट फाइनेंस एक अच्छे लेवल पे है जहां से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन के लिए मैं 1230 की वेट करूंगा। तो दीपांशु 1230 के ऊपर जब जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा मूव आना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 8 से 10 वीक से साइडवेज है, मुझे लगता है कि इट इज द राइट फॉर अप मूवमेंट। बट 1230 के ऊपर जाएगा फिर ट्रिगर बनेगा। सो 1230 के ऊपर मेरे हिसाब से 1200 के स्टॉप लॉस से अगर बाय करेंगे तो मुझे लगता है 1280 1290 तक के टारगेट आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल, तो मुथूट फाइनेंस पर आपको रखनी है नज़र। इस समय थोड़ा एक्शन उस पर बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, थोड़ा रोटेशन बाजार में आते हुए दिख रहा है। कल आईटी का दिन था, आज थोड़ा फार्मा नेम्स पर मूवमेंट आ रहा है। मेटल्स तो लगातार तेजी में ही हैं। क्या राय बन रही है सर, और स्पेशली फार्मा में जो अब एक्शन आ रहा है, क्या थोड़ा सस्टेनेबल मूव दिखती है फार्मा स्टॉक्स में? मुझे लगता है कि फार्मा में आने वाले कुछ सालों तक अच्छा मूव रहना चाहिए, और इसमें मेरी ये सजेशन रहेगी, ये रिकमेंडेशन है कि जो टॉप फार्मा नेम्स हैं उन्हीं के साथ रहें। स्टॉक्स लाइक लुपिन, सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा में पोजिशनल काम किया जा सकता है, वहाँ पर 10-15%, 20% का मुनाफा लेकर निकला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फार्मा अब ऐसा सेक्टर है आने वाले कुछ समय तक, कुछ सालों तक, कि इसमें इन्वेस्टेड रहें, और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी फार्मा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। 10-15-20% का मूवमेंट दे रहा है ये सेक्टर। तो मैं बहुत बुलिश हूँ फार्मा के लिए और आने वाले कुछ समय के लिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब बाजार ऊपरी स्तरों पे होते हैं तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो ये कंजर्वेटिव सेक्टर भी है, तो जिस सेक्टर में डर कम लगे। तो मुझे लगता है कि फार्मा अच्छा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और टॉप रैंक कंपनीज के साथ रहिए। मेरी पर्सनल चॉइस, मुझे डॉक्टर रेड्डीज बहुत अच्छा लगता है, मुझे लुपिन अच्छा लगता है, मुझे ग्लेनमार्क और बायोकॉन भी, यदि कोई लेना चाहे इन भाव पे लंबी अवधि के लिए, तो बायोकॉन भी बहुत अच्छा लगता है, तो सिप्ला भी। तो इन सब स्टॉक्स में काम किया जा सकता है और पोजीशन ली जा सकती है। बिल्कुल, और सिप्ला पर तो आज सुबह 2 कॉल्स भी आई थी, चार्ट कॉर्नर की और सिमी जी की तरफ से। बायोकॉन एक और स्टॉक है जहां पर मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। लुपिन पर देखिए डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है। तो फार्मा आज की थीम बन रही है, और कुछ बढ़िया नेम्स जहां पर आप मौके ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही एक मौका लेकर तैयार है सुमित जी, बिगुल सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, फार्मा की बात हो रही है और फार्मा स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। 413-414 का अभी भाव है स्पॉट लेवल के हिसाब से। बायोकॉन में अब यहां से एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन बायोकॉन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो बायोकॉन यहां से ऊपर में 428 से 430 इमीडिएट ये शॉर्ट टर्म में पुल बैक बाउंस बैक के टारगेट होंगे, और एक बार अगर ये 430 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये रैली कंटिन्यू होगी, और फिर ऊपर में 440 से 450 तक के लेवल आने वाले दिनों में बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से एक एक करके फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, बायोकॉन यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 401 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 428 से 430 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए 30 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 440 से 450 तक ये रैली कंटिन्यू होगी। तो बायोकॉन यहाँ पे बाय साइड का व्यू लेके काम करे बायोकॉन में। तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर आए 401 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 430, 440, 450 राउंड फिगर में। सच ये काम सुमित जी का मेरे को ठीक लगता है। याद रखने की जरूरत, झंझट नहीं है, आराम से याद रहेगा। 30, 40, 50 बहुत इजीली। स्टॉप लॉस भी इजी, 400 पे रख लो, 1 आध रुपये में तो वो माइंड भी नहीं करते हैं, और 415 पे लेना है, ये भी बहुत क्लियर कट है। आइए
फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं सचिन जी, और सचिन जी चल रहे हैं आजकल फुल फॉर्म में, और जब वो फुल फॉर्म में चल रहे हैं तो हमारा तो बल सिस्टम एकदम क्लियर कट है। जो बैट्समैन एकदम फुल फॉर्म में चल रहा हो, जिसकी बिल्कुल बॉल पे नज़र जमी हुई हो और उसको क्रिकेट की बॉल फुटबॉल जैसी बड़ी दिखती हो, फ्रंट फुट पे आके ज़बरदस्त धुआंधार बैटिंग करे, उसको स्ट्राइक देते रहना चाहिए ताकि रन रेट बढ़िया मेंटेन रहे। तो सचिन जी चल रहे हैं फुल फॉर्म में, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। तो एक है स्पेशल पिक सचिन जी की तरफ से, कैश मार्केट का स्टॉक। सुबह वाले ने तो कमाल कर दिया सचिन जी, आपका HEG लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म पिक थी? ये तो लॉन्ग टर्म वाली तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से चल रहा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में हमने रेकमेंड किया था। शॉर्ट टर्म ही थी, ओके राइट। वाह गजब। उसका टारगेट हमने 20-22% के आसपास का दिया है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये या अभी शुरुआत हुई है, 170 रुपए ऊपर है तो इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि मेटल्स एंड माइनिंग मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक सेक्युलर अपमूव में है, वहाँ पे काफी सारे अभी नए स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी अच्छी कंटिन्यूड मूव रहनी चाहिए। एक सस्टेनेबल मोमेंटम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है एंड एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो उसी कैटेगरी में और एक स्टॉक जो इसी के साथ पैरेलली चलता है, स्टॉक का नाम है ग्राफाइट। ये स्टॉक भी एक फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पे है। काफी सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, जिस तरीके से यहाँ पर भी अगर हम देखें वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट एक 4 हफ्तों का कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, वापस 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ और एक फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन बन रही है। तो लगभग सिमिलर सेटअप में है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है 605 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट होगा 605 का, दूसरा टारगेट होगा अराउंड 655 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 545 के आसपास का। 545 का स्टॉप, 605 और 655 दो टारगेट, राइट? यस सर, राइट। बिल्कुल, और ये स्टॉक भी कमाल दिखाने को तैयार है। और आमतौर पे HEG और ग्रेफाइट दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ चलते हैं। दोनों चार्ट से एक साथ लेकर आइए। HEG आज 11-12% मजबूत है और ग्रेफाइट उसका आधा ही, यानी कि वॉल्यूम दोनों में ही भारी भरकम है, इसमें कोई डाउट नहीं। HEG 20 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, ग्रेफाइट 47-48 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। HEG के दाम ग्रेफाइट के मुकाबले में 3 गुना है। दोनों चार्ट से एक बार दिन के जरा सामने लाते हैं, देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन दोनों स्टॉक्स में हुआ है। ग्रेफाइट दिन के हाई पॉइंट पर है, HEG भी देख लीजिए दिन के हाई पॉइंट पर 1730 के आसपास ही है। जी हाँ बिल्कुल, तो बड़ी मजबूती के साथ हालांकि दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं एक 13% और एक 7% मजबूत है। तो अब जो स्टॉक चुना है यहाँ पर सचिन जी ने, सुबह HEG चुना था 11-12% भाग गया, अब ग्रेफाइट चुना है। एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो बिजनेस करने वाली कंपनी दोनों ही हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी एक्शन आने की पूरी संभावना। सचिन जी यही है या इसके अलावा और भी कोई पिक? अनिल जी, यहाँ पर जो सेकंड फ्लेवर चल रहा है फार्मा का, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा रिवर्सल हुआ है और काफी दिनों से हम इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो कैडिला हेल्थ केयर पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 450 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, वो अच्छी तरह इसने ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन होगी। अराउंड 465 का मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी मोमेंटम है, मुझे लग रहा है अराउंड 440 के आसपास का स्टॉप लॉस एक वैलिड स्टॉप लॉस होगा, बट थोड़ा लंबा है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो स्विंग बन रहा है अराउंड 442 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग ही एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट पोटेंट है तो लगभग यहाँ से जो मूवमेंटम होगा वो 465 से 470 के आसपास एक्सटेंड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है कैडिला इस पर्टिकुलर काउंटर में BTST के लिहाज से 1 से 2 दिनों के टारगेट के लिए। तो एक और फार्मा कॉल आती हुई इस समय कैडिला पर। आज सुबह शर्मा साहब ने भी कैडिला पर 450 के कॉल की खरीदारी दी थी और देखिए स्टॉक 455 के लेवल्स पर है इस समय। सच जी को भी पसंद आ रहा है कैडिला, 465 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। शुक्रिया सच जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। तो फार्मा स्टॉक्स फ्रंट एंड सेंटर सुबह से ही बेहतरीन एक्शन और कॉल्स यहाँ पर आते हुए। पर एक और बड़ा इवेंट जहां पर हमारी नजर है, कल आएगी RBI की पॉलिसी। दमदार पैनल जुड़ेगा हमारे साथ पॉलिसी पर अपने व्यूज देने के लिए। उससे पहले एक बार देवांशी के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे बैंकर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करी है ये जानने के लिए कि बाजार की पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। देवांशी बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कल के लिए?
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार हमने केवल इकोनॉमिस्ट ही नहीं लेकिन जो बॉन्ड्स ट्रैक करते हैं उनसे भी बातचीत की और सारे ही जानकार इन सबका यही मानना है कि इस जो पॉलिसी है इसमें कोई भी ब्याज दरों में बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। अकोमोडेटिव स्टांस अब भी जारी रहेगा। ये पूरे साल जब तक कोविड सिचुएशन है तब तक अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हमने पूछा जब महंगाई के जो अनुमान है क्या फर्स्ट हाफ FY22 में जो रेंज यहाँ पे RBI ने दी थी क्या उसमें कोई बदलाव होगा, तो ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड के रिस्क हैं, महंगाई कम होने के भी और महंगाई बढ़ने के भी। सप्लाई इश्यूज काफ़ी हैं, इसके चलते महंगाई दर बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन हो सकती है, पार्शियल लॉकडाउन्स हैं तो मांग में कमी है, तो इसके चलते 5.2 के आसपास ही इन्फ्लेशन की जो CPI है वो रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 20% जानकार का मानना है कि 10.5% के नीचे आ सकता है और ज़्यादातर माफ़ कीजिए 5.5% से नीचे आ सकता है, लेकिन 5% से लेके 5.5% की ही रेंज देखी जा रही है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखिए GDP के अनुमान में कोई बदलाव होने का अनुमान है या नहीं, ज़्यादातर जानकार ये भी मना कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा इस बार, वेट एंड वॉच करेगी इस बार RBI। लेकिन 20% जानकारों का मानना है कि इस बार 10.5% से नीचे शायद GDP के फोकस लाए जा सकते हैं। 10% जानकारों का मानना है कि थोड़ा सा ऊपर लाया जा सकता है। एक शार्प रिकवरी की उम्मीद वो कर रहे हैं FY22 के लिए। इसके साथ ही क्या बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी को लेके क्या कोई मेजर्स ले सकती है RBI, ये सबसे अहम सवाल होगा और ये सबसे अहम बात होगी RBI पॉलिसी में वॉच आउट करने की। सारे जानकार का मानना है कि यही होगा क्योंकि वो लिक्विडिटी जहां हम देख रहे हैं कि उनको मेंटेन करनी होगी। दूसरी तरफ जो यील्ड्स बढ़ रहे हैं उस पर क्या टेक आ रहा है, इस पर भी नजर रहेगी। इसके साथ ही जानकारों का मानना है कि इस बार जो सेकेंड वेव है कोविड का किस तरह से RBI देख रही है, बैंकों पर NPAs की स्थिति क्या है और साथ ही आप देखिए इन्फ्लेशन, GDP और OMO परचेज, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन सब पर क्या बयान आता है। ये कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो कल की पॉलिसी इंपॉर्टेंट रहेगी। दरों में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, पर जिस तरह से बॉन्ड मार्केट का एक्शन है और जो बाकी कमेंट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड एज ऑलवेज जी बिजनेस पर आपको सबसे दमदार पैनल मिलने वाला है पॉलिसी के लिए। कल सुबह 9:45 बजे से हमारी पॉलिसी कवरेज शुरू हो जाएगी। प्री पॉलिसी कुछ डिस्कशंस करेंगे और फिर ऑफकोर्स जो MPC का फैसला आता है उस पर भी हमारे गेस्ट आपको बताएंगे। बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, आशु मदान सर होंगे, शर्मा साहब होंगे और साथ ही बृंदा जागीरदार सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगी। अनिल जी के साथ हम ये पॉलिसी के बारे में जानेंगे। पर आइए, पॉलिसी तो कल है, पर अब अनिल जी की स्ट्रैटेजी आने वाली है। उससे पहले एक बढ़िया कॉल बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, यही स्पेस इलेक्ट्रोड्स वाली जो है ये बेहद मजबूत होती दिख रही है। दो स्टॉक की चर्चा हो चुकी है, एक HEG और उसके बाद ग्रेफाइट। फिलिप्स कार्बन ब्लैक RPG संजीव गोयनका ग्रुप की ये कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली बहुत मजबूत कंपनी, 199 रुपये के आसपास ये स्टॉक है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 192 रुपये 192 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 208, 218 और 225 ये 3 टारगेट आप लेकर चलें। एक के बाद एक स्पेस में जो मेटल माइनिंग शेयरों में तेजी फैलती हुई दिख रही है वो और आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। और कार्बन ब्लैक के प्राइसेस पिछले एक महीने में बहुत 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 तेजी से ऊपर बढ़े हैं, तो इनको प्राइसेस का फायदा सबको, इन सारी कंपनियों को होता हुआ दिख रहा है और वो आपको स्टॉक प्राइसेस में नजर आ रहा है, आगे चलते हुए रिजल्ट्स में भी नजर आएगा। तो हमें लगता है कि ये स्पेस ऐसी है। और वैसे भी आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी है, तो इंडेक्स को छोड़कर इंडेक्स के बाहर भरपूर एक्शन है और उस एक्शन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो 192 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 208, 218, 225 इन 3 टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। और यही स्टॉक सेठी साहब को भी पसंद आया है। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। एक बार पहले सेठी साहब से इस स्टॉक पर राय भी ली जाए और उसके बाद सेठी साहब से उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे। सेठी साहब, फिलिप्स कार्बन ब्लैक हमेशा से आपका पसंदीदा स्टॉक रहा है, इस भाव में ठीक है लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छी पिक दी आज आपने। मैं तो जानबूझ के इसको आज रेकमेंड नहीं करना चाह रहा था बिकॉज आई वुड लुक रेपिटेटिव। इस स्टॉक को तो मैं 100 रुपए के लेवल से कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ और दमदार फंडामेंटल्स और जिस तरह की तेजी बाकी के जो कार्बन बनाने वाली कंपनी, जैसे आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, अभी सचिन जी ने भी रिकमेंड करा HEG और ग्रेफाइट इंडिया, वैसा ही
फिलिप्स कार्बन ब्लैक में बहुत ही दमदार तेजी नजर आती है। शॉर्ट टर्म में आपके सब टारगेट अचीव होने चाहिए और बाकी मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल रखना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 300 रुपए तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट दोनों ही स्टॉक बेहद मजबूत है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। जरा चार्ट पर एक बार राय ले लूं सुमित जी, फिलिप्स कार्बन ब्लैक चार्ट पर राय दीजिए अपनी। अनिल जी, चार्ट्स के ऊपर भी अच्छा दिख रहा है फिलिप्स कार्बन। स्टॉक के अंदर वैसे ही तेजी का ट्रेंड चालू है और स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन के बाद अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 210 211 का इमीडिएट टारगेट और वो लेवल ब्रेक होने पे 218 से 220 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी बिल्कुल बनती है। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट 192 195 के आसपास का बन रहा है, तो 192 या 195 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ओके, पोजीशन होल्ड करने की राय है आपके लिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक में, ये सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल सेठी साहब के लिए स्वागत करते हैं सेठी साहब का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, 2 पिक्स आज भी? हाँ अनिल जी, 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है, दोनों में खरीदना है। चलिए तो करिए शुरुआत कैश मार्केट के स्टॉक के साथ। अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है, कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। 319 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी है, जो कि पावर सेक्टर के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट, फिर O&M कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑपरेशंस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है करीबन 2500 करोड़ की। दिसंबर तिमाही में बहुत ही दमदार नतीजे थे, प्रॉफिट डिक्लेयर किया कंपनी ने 56 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर में सिर्फ 32 करोड़ का था। अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 170 करोड़ का ऑलरेडी पैट आ गया है, जो कि FY20 में 177 करोड़ का था। मतलब FY20 के पूरे साल का पैट 9 महीने में कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के, जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और पिछले 3 साल में कंपनी ने के पैट में 45% की दर से ग्रोथ दर्ज करी है। तो एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें मेरा 340 का टारगेट है, 305 का स्टॉप लॉस रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म में और भी ऊपर के लेवल्स इसमें बिल्कुल आने चाहिए। ओके, बेहतरीन फंडामेंटल वाली ये कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय, टेक्नो इलेक्ट्रिक का 340 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए करे खरीदारी, ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई। अगला स्टॉक जो सेठी साहब की तरफ से वो नेचुरली F&O स्पेस का होगा, एक कैश एक F&O। बताएं सेठी साहब F&O स्टॉक। अनिल जी, जो आज का F&O का स्टॉक है वो एक ऐसे स्पेस से है जो अभी थोड़ा सबड्यूड है, बट मैं कॉन्ट्रारियन होकर उस पर खरीदारी करने की राय रख रहा हूँ। मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस पे फोकस करना चाहिए। एक तो कल RBI की क्रेडिट पॉलिसी है, तो उसके कारण भी मुझे लगता है कल से फोकस में रहने चाहिए। स्टॉक का नाम है RBL बैंक, जो अभी 210 रुपए में अप्रैल के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। ये भी कल इस बैंक ने अपने इस तिमाही के अपडेट्स दिए, अपडेट्स बेहद ही अच्छे थे। पिछले 16 क्वार्टर्स में बेस्ट क्वार्टर इन्होंने बताया है अपना, और हर फ्रंट पे डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ, एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ, कासा डिपॉजिट्स बहुत अच्छे बढ़े। कासा रेशियो आया है 31.8%, जो अपडेट दिया है बैंक ने, जो कि आज तक का हाईएस्ट एवर है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 1 का ही है। मुझे लगता है RBL बैंक, जो कि अभी 210 के लेवल पे ट्रेड करता है, इसको खरीदना चाहिए। 220 के शॉर्ट टर्म में टारगेट है, 205 का स्टॉप लॉस। आपके लिए दमदार अपडेट के बाद RBL बैंक में खरीदारी करने की राय, 210 रुपए के आसपास स्टॉक है आज और कल के लिए, यहां पर करें खरीदारी। 205 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा, 220 तक के टारगेट के लिए करें तेजी, ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। शुक्रिया सेठी साहब, बेहतरीन दोनों स्टॉक का हमारे दर्शकों को देने के लिए आपकी तरफ से। और इस बीच एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखिए। दीप, एक और मेरी जिम्मेदारी कम हुई, खत्म तो खैर कभी होने वाली नहीं, जब तक जिंदगी है जिम्मेदारी तो बनी रहेगी। ग्रेन्यूल्स 330 का दूसरा टारगेट, 325 के बाद 330 का दूसरा टारगेट हासिल होता हुआ दिख रहा है। 331.50 पर पहुंच चुका है, तो कृपया करके दूसरी जिम्मेदारी से मुक्त करें। लेकिन 335, 340, 345 हर 5-5 रुपए के टारगेट को और आप होल्ड कर सकते हैं अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो इसका फाइनल टारगेट 345 के आसपास तक का है, तो 10-15 रुपए की जगह अभी भी है अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है। और जिस तरह से फार्मा शेयरों में जब से क्रांति का ऐलान किया है कुणाल जी ने, तब से हर दूसरे दिन तीसरे दिन में क्रांति आ जाती है। और अगर आपको लगता है ये क्रांति लंबी चलेगी, जो कि चलेगी,
तो फिर इसे अब भी होल्ड कीजिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं। तो ग्रेन्यूल्स वो स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, तो मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और कुणाल जी से अब आगे के इसके टारगेट और स्टॉप लॉस लिए जाए। कुणाल जी, ग्रेन्यूल्स। अनिल जी देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट ग्रेनुअल्स में आता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, आपने बिल्कुल मौके पर, जब इस पर चार्ट पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, तब आपने खरीदारी की राय दी। बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और जैसा अनिल जी आपने कहा कि आप क्रांतिकारियों को चुप बिठा नहीं सकते हैं, ये भी अनिल जी अभी और लंबी क्रांति के लिए तैयार हो रहा है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। आपके तो सारे लेवल्स आएंगे ही, मुझे लगता है ये स्टॉक अनिल जी 360 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो 360 तक का 10% की और बड़ी तेजी स्टॉक पे मुमकिन है। बिल्कुल होल्ड करके चलना है। और अनिल जी, साथ में मेरे और राकेश जी के पास एक बहुत अर्जेंट चार्ट कॉर्नर की कॉल है, तो प्लीज आप बिगुल बजवा दें। ज्यादा अर्जेंट हो तो बिगुल भी रहने दूं? नहीं अनिल जी, बिगुल के बिना तो कुछ शुभ नहीं होता है। ओके, अर्जेंट बट नॉट दैट अर्जेंट कि बिगुल ना बजे। बिगुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए अर्जेंट चार्ट कॉर्नर का। बंसल जी, पहले मौका लपकना है तो लपक लो आप। बिल्कुल अनिल जी, लपक लिया। और खरीदारी की राय है एसआरएफ में, जिसके अंदर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। और अनिल जी, पूरा कुणाल जी को बोलने का चीजें छोड़ रहा हूं, तो ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ऐसा ब्रेकआउट एसआरएफ में मुझे याद नहीं पड़ता आखिरी बार कब देखने को मिला है। अनिल जी, केमिकल स्टॉक्स में आग लगी हुई है और एसआरएफ अनिल जी लेट मूवर है। जब केमिकल स्टॉक सारे भाग रहे थे, आज एसआरएफ चुप था। और अब इसमें अनिल जी 6100 की रेजिस्टेंस टूट गई है, तो इस स्टॉक ने एक अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश किया है। एसआरएफ को बाय करके चलना है। यहां पर स्टॉप लॉस जो है 6075 पर, 6075 पर 100 रुपए लगभग नीचे रखें। पहला टारगेट 6300 का, दूसरा टारगेट 6450 रुपए का। 6300 6450। कल तो ये, अरे कुणाल जी, कल ये आपने आंखों के सामने देखते देखते 5500 5600 रुपए था जब सिमी जी ने रिकमेंड किया। कल परसों की तो बात है। 6100 200, क्या बात बिल्कुल है। अनिल जी देखिए, हाँ, बोलो। अनिल जी देखिए, जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। अनिल जी, अगर आप देखें, मैं और राकेश जी इसके चार्ट देख करके हैरान थे, इसीलिए हम लोग हाथ हिला रहे थे। और उस वहां से अनिल जी बहुत इन्फॉर्म्ड यहाँ पर एक बड़ी बाइंग होते हुए दिख रही है। स्टॉक पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और कल ही आपको याद है इसी शो में वरुण ने एक लिंक किया था कि केमिकल के सबके दाम बढ़े। सुबह किया था, इसी शो में किया था वरुण? नहीं, इसी शो में किया था ना, कि केमिकल के दाम बढ़े जोर से। नहीं, सुबह किया था। देखो, ओ हो, आज भी देखो नवीन फ्लोरिन और क्या क्या सारे केमिकल स्टॉक्स, जो दीपक नाइट्राइट, माय गॉड। और सुमी जी ने तो कल बहुत ही सही टाइम पे, सारे बड़े दिनों बाद उन्होंने वापस रिकमेंडेशन किया। स्टॉक देखिए क्या गजब दौड़ा, 6000 के पार हो गया देखते देखते। एक ज़माना था, मतलब 1500-1600 रुपए में दिल खोल के रिकमेंड किया करते थे। उसके बाद 5000 हुआ, उसके बाद हिम्मत ही चली गई कि अब कैसे करें। लेकिन ऐसा ही है भाई। देखिए, जबरदस्त तेजी एसआरएफ में होती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब, आपकी राय एक बार केमिकल स्टॉक्स पे ले ली जाए और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी पर हम आगे बढ़ेंगे। विश्वेश जी की सुस्ती भी उसके बाद हमें तोड़नी है। आज क्या बात है, विश्वेश जी मूड में नहीं आ पा रहे हैं। विश्वेश जी, क्या हुआ, सब ठीक है? अनिल जी, वेट कर रहा हूँ। एसआरएफ हमने कल रिकमेंड किया था 5700 पे, 6400 के टारगेट के लिए, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश जी, कुणाल जी का। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लेट आया है। हाँ। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो ब्रेकआउट है वो वैलिड है, और 6400 6500 मेरे हिसाब से ऑन द कार्ड। हाँ, मुझे थोड़ा याद आ रहा था कि शायद आपने एसआरएफ रिकमेंड किया, लेकिन मैं पूरा कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बोला नहीं है। तो मैंने कहा इनडायरेक्टली आपके पास आ जाता हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं एकदम सही पहुंचा आपके पास। एसआरएफ जबरदस्त आपका कॉल, बधाई हो विश्वेश जी। और ऐसे ही अब ये बताने के पीछे मकसद आपकी तारीफ करना कम है, आपके ऊपर दबाव बनाने का ज़्यादा है कि ऐसा ही कोई दूसरा कॉल भी आप ढूंढ कर रखें। तब तक मैं एक बार जरा चोपड़ा साहब से केमिकल शेयरों पर राय ले लेता हूँ। चोपड़ा साहब। नमस्कार अनिल जी। मुझे लगता है केमिकल शेयर्स में जो हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रन हुआ है। बहुत सारे ऐसे केमिकल स्पेस में स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अलाउ करें तो मैं 4-5 स्टॉक्स बोलना चाहूंगा। सर क्यों नहीं, प्लीज। हाँ, मुझे लगता है कुछ कंपनीज है, सुमिटोमो केमिकल है,
एक कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगता है अनिल जी, और कोई यहाँ पर भी लेता तो यहाँ से भी 25 से 30% की अप मूव देखी जा सकती है, कोई थोड़े से लंबी अवधि तक इसको ले। उसके अलावा सुदर्शन केमिकल है, एडवांस एंजाइम्स है, नोसिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एस्टर इंडस्ट्रीज है, ये भी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ केमिकल क्षेत्र में कुछ मिड कैप कंपनीज हैं जो मैंने अभी मेंशन किया। तो हालांकि हमने बहुत अच्छा रन अप देखा है, एग्रोकेमिकल्स में भी, यूपीएल में देखा, धानुका एग्रीटेक में देखा। उसके अलावा केमिकल क्षेत्र मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक यहाँ से 25 से 30% पर एनम के हिसाब से कंपनियां बढ़ती रहेंगी। हमने आरती इंडस्ट्रीज में भी देखा जो क्या हुआ। आरती इंडस्ट्रीज इस भाव पे भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आराम से 900,000 जा सकता है। और आरती ड्रग्स की बात मैं कर रहा हूँ, आरती इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि केमिकल क्षेत्र में है, उसमें रेगुलरली निवेश करते रहें। और जो वैल्यू बाइंग है, जो मैंने कई सारे स्टॉक्स बताए हैं, तो मुझे लगता है अभी भी इनके अंदर वैल्यू बाइंग की जा सकती है। ओके, तो अभी भी वैल्यू बाइंग की जा सकती है। ढेर सारे बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, ट्रेड के लिए अच्छे लग रहे हैं, निवेश के लिए अच्छे लग रहे हैं, और नजर रखिए इस स्पेस पर, जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। पर आइए अब बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके लिए चलते हैं अनिल जी के पास, स्ट्रैटेजी का बिगुल। सर, आज फाइनली ग्लोबल मार्केट्स सारी की सारी, ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स खुली हुई हैं, तो वहां से क्यूज आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही थोड़ी सुस्ती में थे, पर कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है सर। 30-40 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी हल्की सी गिरावट है। यूरोप के बाजार 2 दिन की छुट्टी को एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं और अच्छी तेजी है, 1-1.25% का एक्शन वहां पर है। एशिया में हांगकांग आज बंद था, चीन एकदम सपाट बंद हुआ, और निके में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, 1.5% नीचे गिरकर बंद हुआ। कच्चे तेल में 2% का रिबाउंड है कल की सुस्ती के बाद। गोल्ड और सिल्वर भी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। बताएं सर, क्या करना चाहिए? पहली चीज तो अगर आपको तेजी करनी तो है ना, ये बैंक निफ्टी को देखना बंद कर दो नहीं तो आपसे तेजी हो नहीं पाएगी। दूसरी चीज ये कि निफ्टी को भी मत देखो, और तीसरी चीज सिर्फ स्टॉक्स को, सेक्टर्स को देखो जहां तेजी हो रही है, वहां भरपूर हो रही है, जितनी चाहिए उतनी हो रही है। दीप, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या मार्केट है। और 2 बजे शुरुआत में हम यही बात कर रहे थे, सिर्फ कैश के स्टॉक्स पे आ जाइए, और जिस तरह का एक्शन हो रहा है कैश के स्टॉक्स में, और जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी हो रही है, जिस तरह से थीम्स चल रही हैं, जैसे कि अभी हम केमिकल की थीम्स की बात करें, तो पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में फुल तेजी है, जबरदस्त तेजी है, और इंडेक्स का कहीं कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट इंडेक्स का असर, इवन आप देखिए बैंक्स कमजोर है सारे के सारे, फिर भी आरबीएल बैंक मजबूत है तो है ही। तो उस तरह का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, इसलिए अगर आप इंडेक्स में अटके रहेंगे तो शायद सही ट्रेड ले नहीं पाएंगे। फिर भी जिनको इंडेक्स में ट्रेड करना है उनके लिए फंडा क्लियर है, निफ्टी लॉन्ग, बैंक निफ्टी शॉर्ट अगर करना ही है, और नहीं करना है तो निफ्टी को गिरावट में खरीदते रहें, ये आपके लिए। पहले मैं आपको लेवल दे दूं 14,700, अगर आज इसके ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग मिल पाती है बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। 14,700 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये है कि आपके लिए 100-150 पॉइंट की अपसाइड की गुंजाइश खुलती हुई दिख रही है निफ्टी में। 14,700 के नीचे अगर आज आप फिर से बंद होते हैं तो फिर आपके लिए ये क्लियर है कि आपके लिए 14,500, 14,450 तक का जाने का खतरा टला नहीं है। तो ये क्लोजिंग बेसिस पर एग्जैक्टली क्लोजिंग में क्या करना चाहिए 3 बेस पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल रेंज बाउंड निफ्टी है, ट्रेड अभी कोई लेने की राय नहीं है। बैंक निफ्टी 32,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 32,500 के पुट पर 11 लाख शेयर है, जिसमें से आज 6 लाख शेयर जुड़े हैं। मेरा ये समझना है कि बैंक निफ्टी शायद 32,500 के नीचे बंद ना हो। अभी आपको 32,500 के नीचे दिख रहा है, लेकिन डेटा के हिसाब से ऐसा लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पर आप 32,500 को होल्ड कर पाएंगे, थोड़ा ऊपर बंद होने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी रेंज है वो आपके लिए 32,000 से 33,000 की, 33,000 पार करने में पसीना आ जाएगा, आज भी नहीं हो पाया, और बहुत ही मामला मुश्किल है। 14 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर, तो 33,000 तो ऊपर की सीलिंग हो गई। 32,500 के ऊपर बंद होंगे तो भी कमज़ोर तो ही है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। 32,500 के नीचे बंद होंगे तो ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर हरे निशान में गलती से बंद हो जाए बैंक निफ्टी, जिसकी संभावना है तो कम दिख रही है, तो फिर ठीक है, थोड़ी रिलीफ वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजिंग उतनी खराब नहीं होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऐसा मेरा समझना है। अब से लेकर क्लोजिंग तक थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव एटलीस्ट निफ्टी में लेकर चल सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको जहां एक्शन दिखता है, जहां आपको मजबूती का मार्केट दिखता है, वहां खरीदारी कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप।
क्लियर है सर। तो थोड़ी यहाँ पर रिकवरी इंडेक्स लेवल पर आ सकती है, पर इंडेक्स से बाहर मौके ज्यादा हैं जिनका फायदा आपको उठाना चाहिए इस समय। इंडेक्स पर तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा, रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, बट इंडेक्स से बाहर देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया खरीदारी दिखा रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज की अभी बात चल रही थी, फ्रेश मूव आते हुए दिखा है आरती इंडस्ट्रीज में। पीआई इंडस्ट्रीज सुबह से ही आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, तो केमिकल स्पेस एक बढ़िया मूव दिखा रहा है। सुमित जी, जरा डिवीज लैब पर भी राय दें, धीरे धीरे करके ये भी अब अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले 3400 पे था, अब 3700 के पार जाते हुए दिख रहा है, और अभी अभी एक स्पाइक आया है। डिवीज में कोई ट्रेड है? तेजी देखने को मिलेगी दीपांशु। आने वाले दिनों में 3900 से 4000 तक के लेवल डिवीज लैब में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी बाय करके रखा है होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। यहाँ पे कल का जो हाई है स्टॉक का वो है 3681। जैसे ये लेवल निकलेगा स्पॉट के अंदर और इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो फिर इमीडिएट जो टारगेट्स बनेंगे स्टॉक के वो 3900 से लेके 4000 तक के बनेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करके चले, यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में डिवीज लैब में देखने को मिलेगा। ओके, तो डिवीज लैब पर रखनी है नजर। पर एक स्टॉक जो सर्किट पर है वायदा कारोबार के, अदानी पोर्ट्स, जबरदस्त एक्शन, लाइफ हाई पर आज ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। 10% का उछाल 15 मिनट के लिए सर्किट पर लॉक हो गया अदानी पोर्ट्स। क्यों है इतनी बड़ी तेजी? सिर्फ आज ही नहीं स्टॉक में, पर पिछले 6 महीने के स्टार रहा है अदानी पोर्ट्स। आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में? डेफिनेटली दीप, सही कहा आपने कि 6 महीने में स्टार रहा है, क्योंकि 6 महीने में स्टॉक दोगुना हो चुका है। इस तरह की तेजी इस काउंटर में देखने मिली है। अब देखिए, दरअसल जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उसमें कार्गो वॉल्यूम्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अब अगर आप महीने दर महीने देखें तो वहाँ पे बढ़ोतरी है। इस महीने भी अगर आप देखें तो मार्च के महीने में करीब 23% के आसपास मंथ ऑन मंथ बढ़ोतरी देखने मिली है। ईयर ऑन ईयर करीब 41% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और Q4 अगर पूरा मिला ले तो कार्गो वॉल्यूम्स में करीब 27% के आसपास का उछाल आया है। और FY21 को देखेंगे तो आपने देखा कि स्टार्टिंग की 4-6 महीने तो पूरी तरह से वॉश आउट रहे थे, उसके बावजूद करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी जो है FY21 में इस कंपनी के कार्गो वॉल्यूम्स में देखने मिली है। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंटेनर मार्केट शेयर जो है ये कंपनी लगातार बढ़ाते जा रही है। फिलहाल करीब 41% के आसपास हो चुका है। ये कंपनी लगातार अधिग्रहण करते जा रही है। कृष्णापट्टनम पोर्ट का इसने पहले 75% के आसपास का अधिग्रहण किया था, जो बचा कुचा 25% है। इस कंपनी ने कुछ ही दिन पहले अपडेट दिया था कि 2800 करोड़ में उसका भी अधिग्रहण ये कंपनी कर रही है। इसके अलावा गंगावरम जो पोर्ट है उसको और साथ साथ काफ़ी सारे और अन्य पोर्ट जो है उसका अधिग्रहण ये कंपनी करने वाली है, जिसके चलते आगे इस कंपनी के वॉल्यूम्स जो है उसमें और भी बढ़ोतरी होने वाली है। हाल ही में किए गए अधिग्रहण में FY22 तक एबिटा जो है इस कंपनी का वो दोगुना हो सकता है। इस तरह के पोटेंशियल इस कंपनी में है। और कंपनी के जो पश्चिम तट है उसमें प्रमुख हिस्सेदारी है। अब कंपनी जो है पूर्वी और दक्षिण तटों पे भी अपना कामकाज जो है उसको बढ़ाने वाली है इन अधिग्रहण के चलते। भारत में कुल 13 पोर्ट्स और टर्मिनल्स है जहां कंपनी कंट्रोल करती है। और पिछले 6 साल में सालाना अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है इस कंपनी ने डिलीवर की है। तो एक तो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा, लगातार अधिग्रहण करते जा रही है, अपनी जोग्राफिकल रीच जो है वो ये कंपनी बढ़ा रही है, और वॉल्यूम्स देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा इसको मिल रहा है। इसके लिए पिछले 6 महीने में स्टॉक दोगुना हो चुका है। बिल्कुल, 6 महीने में स्टॉक 2 गुना हो चुका है। आज सुबह किरण जी और हिमांशु जी दोनों ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। किरण जी ने 800 के टारगेट्स दिए थे जो अचीव होके उसके पार गया है। हिमांशु जी के 785 के टारगेट से वो भी अचीव होते हुए दिखे। और लगातार हमारे एक्सपर्ट से अदानी पोर्ट्स पर आपको कॉल्स आती हुई दिखती हैं। तो जबरदस्त एक्शन रहा है अदानी पोर्ट्स में और इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या राय है चोपड़ा साहब आपकी अदानी पोर्ट्स पर? 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया और जिस तरह से एक्विजिशन पे एक्विजिशन करे जा रहा है, क्या आगे भी ऐसी मजबूत ग्रोथ रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से अदानी ने ग्रोथ दिखाई है एक्विजिशंस की, इसमें इट्स बैक्ड बाय बिजनेस आल्सो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं हो रहा है और सिर्फ हवा में बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया। मगर कई बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक्स डबल होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी करेक्शन भी आती है, कंसोलिडेशन भी आती है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, मगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी अच्छे रनअप के बाद, डबल होने के बाद कोई ब्रीदर लेना चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी को थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इन लेवल्स पे बाइंग किया जाए। मगर हाँ, अगर जिनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 850-900 तक भी जाने का दमखम रखता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। मगर अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने आप ही के चैनल पर अदानी पावर रिकमेंड किया था जो 60-70 के लगभग था और आज भी अपर सर्किट पे लॉक्ड है।
हमारी इसके पीछे काफ़ी अच्छा रैशनल था कि बांग्लादेश में ये लोग पावर सप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जो कि 10 रुपये पेड अप है और 100 रुपये के नीचे है। तो यदि इसका सर्किट खुलता है तो अदानी पावर लिया जा सकता है। तो जिनके पास है इसको बेच के अदानी पावर लीजिए, और वो 120, 25, 30 तक भी जा सकता है। तो अदानी पावर मैं रिकमेंड करूंगा। और दोबारा से कहना चाहूंगा, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो होएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक हेल्दी हो जाएगा। ओके, तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखिए। अदानी पावर एक स्टॉक है जो चोपड़ा साहब को पसंद है, बट आज का स्टार ऑफ कोर्स अदानी पोर्ट्स है। 10% का वायदा कारोबार में फिलहाल सर्किट लगते हुए दिखा है। 6 महीने में डबल हो चुका है ये काउंटर। आइए चलते हैं नितिन जी के पास एक कॉल के लिए। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हम लो रिस्क ट्रेड लेंगे और 14,700 की पुट ऑप्शन खरीद के 14,600 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। बियर पुट स्प्रेड हो गई। 14,700 की पुट ऑप्शन ले लेनी है जो 110 रुपये में मिल रही है, और 14,600 की बेची है जो 71 में बिक रही है। तो कुल मिला के 40 रुपये की कॉस्टिंग है। और करीब करीब आप देखिएगा तो एट द मनी टू इन द मनी हो गई। इसी लेवल के आसपास निफ्टी स्पॉट लेवल है। तो ये बियर पुट स्प्रेड मुझे 40 रुपये में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस हम 20 रुपये का रखेंगे, यानी कि मुझे 75 जो लॉट साइज है इंटू 20 रुपये का लॉस होगा। 1500 रुपये तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अदरवाइज इसको हम कैरी करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि कैरी करने में जो कल या परसों एक्सपायरी होगी वो 14,600 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ये जो स्प्रेड है 40 रुपये वाली, आपकी 80-85 ऐसे स्प्रेड हो सकती है। तो बियर पुट स्प्रेड है जो हम क्रिएट करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे। ओके, तो बेयर पुट स्प्रेड आती हुई नितिन जी की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं होल्ड कर पाएगा निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बैंक्स की तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। वैसे तो बैंक्स की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है ट्रेड के लिहाज से, पर जो चौथी तिमाही रही है बैंक्स के लिए, उसके अपडेट्स में क्या की हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रहे हैं, ये थोड़ा समझते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, पिछली तिमाही कैसी रही बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक्स के अपडेट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ज़्यादातर जो बैंक्स के अपडेट्स आए हैं चौथे तिमाही के, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनके जो जितना भी लोन है वो इस बार काफ़ी अनुमान से बेहतर रहा है, लेकिन जो मेजर हाईलाइट था वो उनकी डिपॉजिट साइड थी। हम सब जानते थे कि इस बार डिपॉजिट्स थोड़ी सी बढ़कर आएगी, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग डिपॉजिट्स इस बार आते हुए दिखी हैं, और कई ऐसी बैंक है जहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ हमें सालाना आधार पर भी देखने मिली है। इसके अलावा आप देखिए जो रिटेल लोन है वहाँ से काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है, और इसके साथ ही कासा जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिली है। सबसे पहले सीएसबी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो जो गोल्ड लोन है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त थी, और इसके चलते लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 27% तक बढ़ते हुए दिखे हैं, और क्वार्टरली बेसिस पर हमने देखा है कि 10% तक की बढ़त है। डिपॉजिट ग्रोथ 21% तक बढ़े हैं। येस बैंक में भी हमने देखा है कि जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लो बेस था, तो इसके चलते हमने देखा करीब 55% तक की ग्रोथ इसके डिपॉजिट रेट्स में आई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि तिमाही आधार पर थोड़ा सा सुधार इनके लोन ग्रोथ में आती हुई दिखी है। HDFC बैंक इस बार हमने देखा कि जो सालाना आधार पर थोड़ा सा बेस कम था, तो 14% तक की ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आती हुई नहीं दिखी है HDFC की लोन ग्रोथ। तिमाही आधार पर हम देखें तो करीब 5% तक की ग्रोथ है, और डिपॉजिट्स करीब 16% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और जो अच्छी एक बैंक थी वो फेडरल बैंक थी, क्योंकि आपने देखा कि 9% तक की सालाना आधार पर लोन ग्रोथ आती हुई दिखी, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी करीब 13.5% तक की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जहां पे बिजनेस अपडेट्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे, और अनुमान यही है कि इसके चलते इसके जो नंबर्स हैं क्वार्टर 4 के वो भी थोड़े से अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल, तो चुनिंदा बैंक्स के अपडेट्स अच्छे रहे हैं, और देखेंगे जब फाइनल नतीजे आते हैं तो क्या रहता है। और अब तो ऑफ कोर्स मॉरेटोरियम भी जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे जाके पता चलेगा। बट Q4 अच्छा रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ये बात है। अभी सीटी साहब भी बात करके गए, और RBL बैंक पर उन्होंने खरीदारी की राय भी दी है। चोपड़ा साहब, कोई बैंक जो आप खरीदना चाहेंगे? मुझे अगर सरकारी बैंक की यदि आप बात करें तो यूनियन बैंक अच्छा लगता है। मैंने पहले भी एक बार यहाँ पे रिकमेंड किया था, करीब 34 रुपये पे भी ट्रेड करता है,
और यूनियन बैंक है और आईडीबीआई है, ये 2 बैंक्स मुझे अच्छे लगते हैं जो कि अभी भी काफ़ी अंडरवैल्यूड हैं अगर आप देखें। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र की यदि आप बात करें तो मुझे आईडीएफसी बैंक के चार्ट्स अभी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी करेक्शन भी हम देख चुके हैं आईडीएफसी में, तो यहाँ से 15 से 20% का अपमूव देखने को मिल सकता है। मगर मैं आईडीबीआई और यूनियन बैंक के लिए कहना चाहूँगा कोई लंबी अवधि के लिए भी लेकर रखना चाहता है तो इस वैल्यूएशन पर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक्स में जो मुझे लगता है बैड ब्लड काफ़ी बह चुका है, काफ़ी निकल चुका है और यहाँ से इम्प्रोवाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू यहाँ से कुछ खराब होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है और मैं फिर बोलना चाहूँगा अच्छे बैंक्स के साथ रहें, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। बहुत ज़्यादा छोटे बैंक लेने की आवश्यकता नहीं है। और हाल फिलहाल के करेक्शन के बाद मुझे लगता है एसबीआई भी यहाँ से अगर 10-20 रुपए नीचे मिलता है तो एसबीआई भी लिया जा सकता है। तो यूनियन बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, क्योंकि इसमें एलआईसी का स्टेक है और एलआईसी की लिस्टिंग होनी है, मुझे लगता है काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आईडीबीआई में। तो आईडीबीआई जैसे स्टॉक को भी लिया जा सकता है। और प्राइवेट क्षेत्र में आईडीएफसी है, मैंने जो बोला जो काफ़ी अंडरवैल्यूड लगता है मुझे और इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो आईडीएफसी, आईडीबीआई प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक से ये पसंद है। कुछ और दिग्गज बैंक्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं, तो ये एक्शन रहेगा। आईडीबीआई बैंक पर तो हमने आपको कल एक्सक्लूसिव खबर दी थी। लाइफ इंश्योरेंस जो इनका कारोबार है, जॉइंट वेंचर है, उसमें एजिस हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है इस समय। तो आईडीबीआई बैंक नज़र रखिए, पीसीए से भी बाहर ये आ चुका है। अन्य ढेर सारे और बैंक्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। एचईजी, जस्ट टू हाईलाइट, जहां पर एक बड़ी मूव आ रही है, 15% ऊपर इस समय है। अभी थोड़ी देर पहले इस काउंटर पर बात हो रही थी। पर जिस तरह से काफी सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ढेर सारे स्टॉक्स पर आप दबाव भी देख रहे हैं। और एक स्टॉक जो सुबह से ही निचले सर्किट पर अटका हुआ है, एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कंपनी की तरफ से अब अपडेट आया था कि एज अ गोइंग कंसर्न अब ये आगे कारोबार नहीं करेंगे। एज अ नॉन गोइंग कंसर्न इनके अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। सुबह ही अनिल जी ने आपको कहा था कि इस पर आप जल्द से जल्द एग्जिट बटन दबाइए और स्टॉक देखिए सुबह से निचले सर्किट पर अटका हुआ है। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने क्या सलाह दी थी इस काउंटर पर। अगर एसटीसी ये कहती है कि इसे एक नॉन ऑपरेटिव कंपनी के बोर्ड पर के तौर पर ये बनी रहेगी और नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पर ये अकाउंट्स बनाएगी, इसका मतलब क्लियर कट है कि एसटीसी का बोर्ड ये मानता है कि कंपनी अब आगे चलने वाली है नहीं, इवेंचुअली खत्म होगी। तो मेरा ये समझना है कि जो एसटीसी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास एसटीसी के शेयर हैं, उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए। बहुत क्लियर कट राय है। अगर आपके पास एसटीसी के शेयर हैं तो प्लीज़ आप बेचकर निकल जाएं। थैंक यू वेरी मच कर दें। आप देखिए स्टॉक अब 5% नीचे, 1,10,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। कम से कम शेयरों का जो बेच पाए, जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक को खरीदने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये था आपके लिए एसटीसी पर राय। अनिल जी, सुबह ही आपने बोल दिया था एग्जिट बटन दबाइए, बट प्रॉब्लम ये सिर्फ 5% का सर्किट है सर, तो अब कब आपको एग्जिट मिलेगी वो सवाल बनता है। बट एसटीसी पर भी एक फ्रेश अपडेट दें सर। और ग्रैन्यूल्स 2 टारगेट से हिट हो गए, अब तीसरे टारगेट की तरफ ये भी मूव कर रहा है। बिल्कुल दीप, बात सही है आपकी कि बहुत लोगों को एग्जिट मिल नहीं रहा है, मुश्किल से। फिर भी 2,20,000 शेयरों का वॉल्यूम जो हुआ है एसटीसी में, उसमें काफ़ी लोगों को एग्जिट मिला है। तो मेरे ख्याल से बेचने वाले वही हैं जो दर्शक बिजनेस के हैं, जिनके पास शेयर है। बाकी लोग जिन्हें नहीं पता वो खरीद रहे होंगे, नहीं तो इसको निचले सर्किट पर खरीदने का कोई रीज़न तो है नहीं। तो एनीवे, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, जहाँ तक ग्रैन्यूल्स का सवाल है, तीसरा टारगेट 335 रुपये के आसपास का वो पहुँच चुका है, 334.65। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 345 और 360 2 टारगेट, जैसा कि मैंने और कुणाल जी ने सजेस्ट किए हैं, उन तक के लिए होल्ड करें। डे ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुक कर लेने की राय होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, हमने ग्लेनमार्क कहा था, उसमें एक 7-8-10 रुपए की मुंह आ गई और यही स्पेस में हमको रहना है। तो बीटीएसटी में मैं कैडिलाक लेने की सलाह दूंगा। करंट भाव है 456, 456.50, यहाँ पर बाय करें। 451 का स्टॉप लॉस, रिस्क होगी 5 रुपए की। ऑन द अपसाइड मेरा 468, 470 तक के टारगेट्स मैं कल देख रहा हूँ।
ओके 468 470 के टारगेट्स के लिए कैडला पर आपको करनी है खरीदारी। दमदार एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है इस समय। मूव बढ़िया है और कैडला पर अभी आज सुबह हमने शर्मा साहब की कॉल ली थी, 450 की कॉल की राय। थोड़ी देर पहले सचिन जी भी खरीदारी देकर गए हैं। एक और स्टॉक क्लोजिंग शो का पहला कॉल शोभा, इस पर विश्वेश जी की कॉल आई थी। स्टॉक पर भी बढ़िया एक्शन है। क्यों है इतना बढ़िया एक्शन शोभा पर, ये जानते हैं मानसी के साथ। शोभा, मानसी बताएं क्या चल रहा है इस काउंटर में। सुबह से ही एक्शन है और एक्शन अब तक बरकरार है। Q4 FY21 कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आए हैं जो कि काफी दमदार आए हैं। हर ऑपरेशनल पैरामीटर पर Q4 FY21 कंपनी के लिए मजबूत साबित होते हुए दिखी है। उनकी कुल बिक्री जो है 48% का अपटेक यहां पर देखने को मिला है। बिक्री की कुल वैल्यू की अगर बात करें 694 करोड़ से बढ़कर 1072 करोड़ पर जाती हुई दिखी है, जो कि करीब 54% की बढ़त है। औसत रियलाइजेशन की अगर बात करें वहां पर भी 4.5% की बढ़त है। 7,668 रुपए प्रति वर्ग फुट से ये बढ़कर 8,014 रुपए प्रति वर्ग फुट पर जाते हुए रियलाइजेशंस दिखे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछली 8 तिमाहियों का सबसे अच्छा रियलाइजेशन इस बारी दर्ज हुआ है। खासतौर से बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे और कोच्चि में सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम दर्ज हुई है। सही समय पर कंपनी ने नए लॉन्चेस किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस किया है, साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी से भी काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। कंपनी ने औसत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम की है और साथ ही कर्ज में भी लगातार कमी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने बेंगलुरु में अपना पहला फ्लैगशिप रिटेल शोरूम भी लॉन्च किया है। ब्रोकरेज भी पॉजिटिव है। सुबह पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी, लक्ष्य 573 के दे रहे हैं। इनका मानना है कि Q4 के मजबूत आंकड़ों से हाउसिंग मार्केट में रिवाइवल के संकेत होंगे और कंपनी के वैल्यूएशंस भी इन्हें काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग ये दे रहे हैं। शोभा लिमिटेड काफी दमदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल दमदार परफॉर्मेंस शोभा की तरफ से आई है। बेस्ट एवर तिमाही रही है कंपनी के लिए और आप उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट काउंटर पर भी आते हुए देख रहे हैं। चोपड़ा साहब, रियल एस्टेट स्टॉक्स वैसे तो अच्छी तिमाही रही है जिस तरह से शोभा के अपडेट आए हैं, बट सारे स्टॉक्स एक डायरेक्शन में नहीं गए हैं। शोभा का अच्छा रहा है। पिछले कुछ दिनों से DLF में थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखा है। कल लोधा का भी IPO आ रहा है। किस तरह की पोजिशनिंग करनी चाहिए रियल एस्टेट स्पेस में सर? अब देखिए, अभी जो आप DLF की बात कर रहे हैं उस पर बाद मैं एक बात रिआइटरेट करना चाहता हूं। जो हरियाणा में अभी एक कानून पास हुआ कि 75% लोग जो हैं वो हरियाणा के निवासी होने चाहिए जिनकी 50,000 के ऊपर तनख्वाह है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा है DLF में। कारण इसका ये है कि अगर आप गुड़गांव को जानते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट को समझते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा इलाका है साइबर सिटी का, या बहुत सारी DLF की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं, जहाँ पर पूरे देश से, रादर विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, तो पूरे देश के लोग हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन फैला है जो कि अभी कॉर्पोरेट जगत में भी है और DLF में भी, क्योंकि DLF का काफ़ी बड़ा जो रेंटल इनकम है वो काफ़ी एक बड़ा हिस्सा है उसके पूरे के पूरे रेवेन्यूज़ का। तो मुझे लगता है कि DLF में एक वो बेसिक कारण है। अगर आप ओवरऑल रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बुलिश हूँ और आने वाले 5 से 7 सालों के लिए बुलिश हूँ। एक साइकिल होता है हर एक एसेट क्लास का, और मुझे लगता है कि जो निचला साइकिल है वो रियल एस्टेट कवर कर चुका है और अब ऊपरी जो ग्रीन शूट्स है वो दिखा रहा है। तो अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज में निवेशित रहे। मुझे लगता है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है या जैसे शोभा लिमिटेड है। DLF भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा अगर गिरावट में मिलता है तो अग्रणी रियल एस्टेट कंपनीज के साथ रही है। इसके साथ जो बॉम्बे रियलिटी की जो कंपनीज हैं जैसे अजमेरा है, ओबरॉय रियलिटी है, ये बहुत अच्छी लगती हैं। अगर पुणे में देखें तो हम कुर्टे पाटिल है, जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो उनमें निवेश किया जा सकता है। मगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा ये सेक्टर धीरे धीरे चलता है और इसको समय लगेगा अपनी दोबारा से उस परचम तक पहुँचने के लिए। तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन रियल एस्टेट सेक्टर और DLF में भी खरीदारी की जा सकती है, मगर थोड़ा सा रुक के करिए क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा जो इनकम स्ट्रीम है, जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो रेंटल से आता है और इस लॉ की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन फैला है। मगर ओवरऑल मुझे रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा लगता है। ओके, तो ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस पर भरोसा है। कुछ
रीजन स्पेसिफिक इश्यूज की वजह से डीएलएफ में परेशानी आ रही है, बट सेक्टर आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। एक और स्टॉक जहां पर हमारी होनी चाहिए नजर, वेदांता, वहां पर मूव्स आती हुई दिख रही हैं। कल जो इनका ओपन ऑफर है जहां पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, वो खत्म होने जा रहा है। एक बार अनिल जी आपसे पूछना चाहूंगा, कल ओपन ऑफर वैसे तो वेदांता का खत्म हो रहा है, 17% हिस्सेदारी जो 235 के लेवल पर प्रमोटर खरीद रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है और इतने ज्यादा लोगों ने बिड्स भी नहीं डाली हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर वेदांता पर? जी, मुझे याद है पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आपने पूछा था, तब 221-20 का भाव था। तब मैं ये कह रहा था कि आप आराम से यहाँ पर खरीदिए, 235 रुपये में टेंडर कीजिए, और जो लोग अभी खरीद कर आर्बिट्राज कर रहे हैं ये सोचें कि 50% एक्सेप्ट होगा, 17.5% के आसपास का ऑफर है, और उन्हें ये लग रहा है कि जो रेशियो उस हिसाब से 50% के आसपास एक्सेप्ट होगा और बाकी 50% को एफएनओ में शॉर्ट करके रखें। तब मैं मना कर रहा था कि एफएनओ में शॉर्ट मत कीजिए, और करें तो 15-20% से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो आपका बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तो एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 100% है, लगभग 100%। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 17.5% स्टेक प्रमोटर्स को मिलेगी। इनफैक्ट ये स्टॉक में आपको मेरे रडार पे इस लिहाज से भी कि मैं कल के 2000 पे देने की तैयारी में भी हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार एक ही चीज़ का कर रहा हूँ दीप, और वो है इस पर कैश मार्केट का भाव लेकर आइए 235 रुपये। जैसे ही कैश में 235 रुपये के पार निकलेगा, इस स्टॉक में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी। और क्यों आएगी वो मैं बता दूँ। काफ़ी लोगों ने खरीद कर जो वायदा कारोबार में हेज किया है, ये सोच के कि चलिए जितना एक्सेप्ट हो गया ठीक है, बाकी का हमारा हेजिंग हो गया। 50% किसने हेज किया होगा, किसने 25% किया होगा, जिसने हमको सुना है शायद ना भी किया हो या बहुत कम किया हो। पहली चीज़ तो ये कि अगर 220-21 में आपने खरीदा तो आपको ओपन ऑफर में देने की ज़रूरत भी नहीं, वैसे ही यहाँ पर आपके लिए 15 रुपये बन गए। दूसरी चीज़, अगर 17.5% प्रमोटर्स यहाँ पर खरीदने की कोशिश करें, पहले 10% लेना था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 17.5% किया, प्राइस बढ़ाकर 235 किया, 140-150 के आसपास डीलिस्टिंग की कोशिश। हर एक लेवल पर प्रमोटर्स को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। मेटल में जो तेजी, वो सोचे कितनी गजब की तेजी है। तो मेरा ये समझना है, अगर ओपन ऑफर में 17.5% स्टेक प्रमोटर को नहीं मिलती है तो ये स्टॉक यहाँ से और कमाल दिखा सकता है। और कमाल इसलिए दिखाएगा कि मेटल सारे मजबूत है, और अगर प्रमोटर्स 235 रुपये पर 17.5% स्टेक खरीदने को तैयार है, और LIC कहता है कि 320 के नीचे का तो भाव बनता ही नहीं, और वो भी आज नहीं 6 महीने पहले, उसके बाद तो मेटल शेयरों में क्या कुछ हो गया। तो फिर इस स्टॉक में अभी बहुत वैल्यू है, और ये स्टॉक आराम से 300-325 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मेरा इंतजार है सिर्फ एक ही चीज़ का, कैश मार्केट में देखते हैं आज कल ओपन ऑफर बंद होने के बाद परसों कब 235 को पार करके निकलता है, उसके बाद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी। कल ओपन ऑफर बंद होता है, कल बड़ा एक्शन होना चाहिए इस स्टॉक में, इस पर नजर रखिए। पहली चीज बहुत क्लियर कट है, नीचे की रिस्क बहुत कम है, नहीं के बराबर है, ऊपर की अपसाइड की गुंजाइश खुलती और बनती हुई दिख सकती है। अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत एक्साइटिंग होगा वेदांता के लिए, नजर रखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो वेदांता पर नजर रखनी चाहिए। कल ओपन ऑफर बंद हो रहा है, 65 करोड़ शेयर्स खरीदने वाले थे प्रमोटर्स, उसके सामने सिर्फ लगभग 12 करोड़ शेयर्स, यानी कि कुल 18% शेयर्स की अभी तक बोली लगी है जो टोटल ओपन ऑफर था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो। वेदांता पर रखिए नजर, फ्रंट एंड सेंटर ये काउंटर फोकस में रहने वाला है आपके लिए, और इसके बाद किस तरह का एक्शन बनेगा वो देखेंगे। मीनवाइल अदानी पोर्ट्स पर सर्किट खुल गया है और फ्रेश खरीदारी आ रही है। 10% का सर्किट लगा था, अब स्टॉक 11.5% ऊपर है, तो सर्किट खुलने के बाद भी एक्शन में आता हुआ, और SRF 8% से ज्यादा इस समय आपको ऊपर दिखेगा। विश्वेश जी की पिक थी, सिमी जो की भी पसंद है, और लगातार जी बिजनेस पर आपके लिए इस काउंटर पर बेहतरीन कॉल्स आती हुई दिखी हैं। पर एक स्पेस जहां पर एक्शन थोड़ा बन रहा है वो नजर में रखना चाहिए, और कौन से स्टॉक्स हैं, स्पेशली कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स इसमें भी फोकस में आ सकते हैं। MSCI की रीबैलेंसिंग अगले महीने होने वाली है, अभी समय है, पर इनिशियल रिपोर्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग नाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। वरुण बताइए, MSCI की अब जो अगली रीबैलेंसिंग होगी उसमें कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? स्टार्टिंग में आपने कहा कि अडानी ग्रुप स्टॉक, सबसे ज़्यादा तो फोकस यही रहना चाहिए, क्योंकि MSCI की जो रीबैलेंसिंग है इसका जो रिव्यू है वो 11 मई को होने वाला है, और जो चेंजेस है वो 27 मई को होने वाले हैं। जो इनका स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं, और उसमें अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स हैं जिनकी एडिशन की बात की जा रही है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ग्रुप के ये 3 स्टॉक्स हैं जो शामिल हो सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा SBI कार्ड्स
और चोला इन्वेस्टमेंट, ये 2 और स्टॉक्स है जो ऐड हो सकते हैं इस इंडेक्स में। और इसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस में करीब $243 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है। अडानी टोटल गैस में 221 मिलियन, अडानी ट्रांसमिशन में करीब $218 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है। चोला और SBI कार्ड्स में भी करीब 140 से 190 मिलियन डॉलर के आसपास की खरीदारी हो सकती है। लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड इंडेक्स नहीं, बल्कि ये जो स्मॉल इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें भी काफ़ी सारे नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं। उनमें काफ़ी सारे नाम जैसे कि टाटा मोटर्स, इंटेलेक्ट डिज़ाइन है। लेकिन ये स्टैंडर्ड इंडेक्स में और भी कुछ नाम है जिनका शामिल होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, वो पहले आपको बता देता हूँ। इसमें जिंदल स्टील, वोल्टास, SRF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और BML शामिल है, तो यहाँ पर नज़र रखिए। कुछ वेटेज जो बढ़ सकते हैं वो भी नज़र रखिए। BPCL का वेटेज बढ़ सकता है और SBI लाइफ का वेटेज बढ़ सकता है। BPCL का वेटेज बढ़ने के चलते करीब $63 मिलियन के आसपास की खरीदारी आएगी और SBI लाइफ का वेटेज बढ़ने के चलते $23 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है। अब वो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करता हूँ जहाँ पे बदलाव हो सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे नाम है जो सामने आ रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स DVR का नाम सामने आ रहा है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन का नाम सामने आ रहा है, SKF इंडिया, पॉली मेडिकेयर, ये तमाम वो स्टॉक्स है। ग्रीनमैन नॉटल, कैम्स हाल ही की लिस्टिंग, इसका नाम भी सामने आया है। CG पावर, असाई इंडिया ग्लास, LG इक्विपमेंट और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, ये कुछ नाम है जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं और इन सभी स्टॉक्स में $5 से $9 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है। तो छोटे स्टॉक्स में तो ये है, लेकिन दिग्गजों में जो स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव होने वाला है उसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है, करीब 3 स्टॉक्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये ऐड हो सकते हैं। ओके, तो एक और रीज़न किस लिए आप देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपको बड़ा फोकस आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। और MSCI की रीबैलेंसिंग, ढेरों और स्टॉक्स हैं स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स से, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। शुक्रिया वरुण, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय। और सुबह आपने भी निफ्टी 14,800 की पुट की खरीदारी की राय दी थी, बताएं इस समय क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी बाजार पर? गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल, वो 14,800 के टारगेट्स तो सारे हासिल हो गए एंड अभी मैं कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा। 14,600 के स्ट्राइक का निफ्टी का कॉल ऑप्शन 152 पे खरीदना है अभी। इसका दीप स्टॉप लॉस रहेगा 98 पर, सो 152 पर खरीदे। 98 का स्टॉप लॉस रहेगा। 204, 223 ये 2 टारगेट्स के लिए 8 अप्रैल की एक्सपायरी का 14,600 के स्ट्राइक का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,600 और 14,575 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट गया देन डेफिनेटली हमें काफ़ी शार्प गिरावट भी देखने मिल सकती है। इफ़ नॉट देन यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक टूवर्ड्स 14,800 हमें फिर से देखने मिल सकता है निफ्टी में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग वो बाउंस देखने मिले, इसलिए 14,800 के कॉल ऑप्शन मैंने रेकमेंड किया है। हालांकि एक लॉन्ग स्ट्रैंगल मैंने बैंक निफ्टी पर ऑलरेडी आफ्टरनून शो में रेकमेंड किया था क्योंकि कल पॉलिसी है, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में तो जस्ट एक प्लेन वैनिला कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके, तो निफ्टी पर एक कॉल ऑप्शन लेकर आप चल सकते हैं। 152 के लेवल्स पर 14,600 का कॉल खरीदना है। तो सुबह पुट दिलाया जय ने और बाजार वीक हुआ, अब कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय दे रहे हैं जय। 14,700 के करीब निफ्टी आते हुए दिख रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय दिखा रहा है 50 पॉइंट्स ऊपर। देखते हैं बाजार यहाँ से मूवमेंट पकड़ता है कि नहीं। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इन्फो एज। पिछले 5 दिनों का एक्शन देखेंगे तो तेज गिरावट आई थी, स्पेशली जब खबर आई कि महाराष्ट्र में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं, पर उसके बाद बढ़िया रिकवरी भी काउंटर में आती हुई दिख रही है। क्या चल रहा है इन्फो एज में और क्या नया ट्रिगर निकल कर आ रहा है, आइए जानते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताइए, इन्फो एज में क्या चल रहा है? देखिए, इन्फो एज में नहीं, लेकिन स्विगी जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, उसने रीसेंट फंड रेजिंग राउंड में अगर आप देखें तो $80 करोड़ जुटाए, और उसके हिसाब से अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो $500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन निकल कर आई है। यानी पिछले राउंड में अगर आप देखें तो $360 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन स्विगी को मिली थी। अब रीसेंट राउंड में अगर आप देखें तो $500 करोड़ के आसपास की जो है वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आई है। और दिग्गज निवेशक जो है, जैसे गोल्डमैन सैक्स देखिए, थिंक इन्वेस्टमेंट्स है, अमांसा कैपिटल है, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है और कुछ फ्रेश परचेज भी की हुई है। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट भी प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। स्विगी के मैनेजमेंट ने यह बताया कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसके लिए दौर सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत है।
हमने देखा भी था थोड़े दिन पहले, जैसे कि महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, रेस्टोरेंट्स और बार्स को बंद किया गया था, उसके बाद दूसरे दिन इन्फोएज में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि इनके व्यवसाय को लेकर अगर आप देखें तो काफी उत्साहजनक ट्रिगर सामने आते नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखिए कि जोमैटो ने भी करीब $540 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन से 91 करोड़ डॉलर जुटाए थे, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पूरा बिजनेस है वो निवेशकों को काफी ज्यादा आकर्षक करते हुए नजर आ रहा है। स्विगी के प्लेटफॉर्म है, इंस्टा स्मार्ट और जीनी, इन प्लेटफॉर्म्स को देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हुए नजर आते दिख रहा है निवेशकों की तरफ से। और देखिए इन्फोएज के लिए तो बड़ा ट्रिगर यही होगा कि जोमैटो ने हाल ही में बताया कि वो अपने पब्लिक इशू के प्लान कर रहे हैं, और बाजार के जानकार मान रहे हैं कि करीब 600 से लेके 800 करोड़ डॉलर के आसपास वैल्यूएशन बाजार दे सकता है जोमैटो के आईपीओ को। और क्योंकि इन्फोएज की करीब 18.4% हिस्सेदारी है, इसके लिए इसका सीधा असर जो है इन्फोएज में पड़ेगा। बिल्कुल, तो इन्फोएज पर रखिए नज़र। जोमैटो में ढेर सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके कंपेटिटर्स में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं, और इसलिए ये भी एक स्पेस है जहां पर आपको अच्छी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं इन्फोएज बड़ी मूव्स देता है, जब भी मूव देता है बड़ी मूव देता है ये काउंटर। इंटरेस्टिंग एक्शन उस पर आते हुए दिख रहा है। जय के पास चलते हैं, बिगुल जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, ओवरऑल अगर हम देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.25% अप है, और हमने ग्लेनमार्क एक रेकमेंड किया था जो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया है। तो अब लुपिन मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा परफॉर्म करेगा दीपांशु। तो 1040 का रेट है अभी स्पॉट में, और 1050 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। 33 रुपये 35 पैसे पे हमें मिल रहा है, 33.35 पे अभी ये मिल रहा है। यहाँ पे दीपांशु स्टॉप लॉस ऑन द लोअर साइड करीब रहना चाहिए 24 रुपये पर, 24 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब नेट अप्रॉक्सीमेटली आपके 9 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 850 का लॉस साइज है, तो करीब 7,500-8 हज़ार के आसपास का रिस्क है। बट ऑन दी अपसाइड मैं कहूँगा जो टारगेट इसके बनकर आ रहा है, फर्स्ट टारगेट वुड बी 48, सेकंड टारगेट बनता है 57 का। 48 एंड 57 ये दो टारगेट्स के लिए लुपिन का 1050 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में लुपिन हमें 1100 से लेके 1140 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो 1140 की, यानी कि यहाँ से 100 रुपए की तेजी लुपिन पर आपको आती हुई दिख सकती है। और आज सुबह सुमित जी ने भी लुपिन पर खरीदारी की राय दी थी। 1050 का कॉल सुमित जी को भी पसंद आ रहा था, और अब जय ने भी यहाँ पर आपको राय दी है खरीदारी की। इस बीच आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है, और फिर थोड़ी देर में कल के 2000 भी लेंगे। स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। सर, ग्लोबल मार्केट से वैसे ही ठीक ठाक क्यूज आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, मामूली से गिरावट इस समय डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। यूरोप क्योंकि 2 दिनों का एडजस्टमेंट है, इसलिए 1-1.25% की तेजी वहां पर है, और कमोडिटीज में भी रिबाउंड है। कच्चा तेल 2-2.5% ऊपर इस समय। क्या करके जाएं सर? दी प्रोविजनल क्लोजिंग तो उतनी बुरी नहीं दिख रही, 14,700 के आसपास निफ्टी की होती हुई दिख रही। 14,690 14,700 के आसपास है, इसके ऊपर की क्लोजिंग ठीक मानी जाएगी, बुरी नहीं मानी जाएगी। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वैसे खराब है, लेकिन फिर भी जो हम कह रहे थे कि 32,500 के ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, डेटा वो सजेस्ट करें तो कम से कम प्रोविजनल क्लोजिंग तो 32,500 के आसपास या इसके ऊपर आती हुई दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी खराब नहीं है जितनी हो सकती थी, और निफ्टी की क्लोजिंग ठीक है 14,700 के आसपास की। तो कल के लिए आप उम्मीदें अभी भी रख सकते हैं बाजार को लेकर, निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी में थोड़ी समस्या है, वो कल भी बरकरार रहेगी। तो डेटा ठीक है, ऐसे में आपको करना ये चाहिए, अगर आप 14,700 का एक कॉल ऑप्शन खरीदकर 14,900 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं और ये खरीदारी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आपके लिए सिंपल ये 32,500 का एक पुट ऑप्शन खरीदकर 32,000 का पुट ऑप्शन है एक बेच दीजिए। तो आपके लिए दोनों तरफ, दोनों इंडेक्स में परफेक्ट हेज है। कमजोरी होगी बैंक निफ्टी आपको फायदा दे जाएगा, मजबूती होगी निफ्टी आपको फायदा दे जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्लस स्टॉक स्पेसिफिक आपकी जो भी पोजीशन तेजी की है उसे डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। जी दी।
क्लियर है सर। तो ये तो रही निफ्टी बैंक और निफ्टी पर अनिल जी की स्ट्रैटेजी। हेज बना के चले जाएं, थोड़ा स्प्रेड कर लें। अभी भी निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर है निफ्टी के मुकाबले इस समय। पर आइए एक फाइनल कॉल भी लेते हैं, एक बढ़िया कॉल अनिल जी की तरफ से। ग्रैन्यूल्स आज सुपरहिट रहा, अब क्या पसंद आ रहा है बिगुड कल के 2000? बताएं सर। डीप स्टॉक जो रडार पर आया है वो है भारत फोर्ज, 625 रुपए के आसपास है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्शन बढ़ने की तैयारी में है। कुछ अच्छी खबरें आने की भी संभावना नजर आ रही है। शायद कुछ डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डर्स की बात हो रही है या कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। तो भारत फोर्ज ये है स्टॉक जो पिछले कुछ मिनटों में बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये और तेजी कल के लिए भी दिखा सकता है। तो 610 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय होगी। 635, 645 और 660 ये 3 टारगेट लेकर चलें। टारगेट नोट कर ले, 635, 645 और 660 3 टारगेट के लिए भारत फौज में खरीदारी करने की राय होगी। 610 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। तो जिस तरह के मजबूत ऑटो नंबर्स आ रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट स्पेस में है। ऑटो एंसिलरी भी और डिफेंस भी, दोनों ही तरफ एक्शन भरपूर है और इस भरपूर एक्शन का फायदा भारत फौज को मिल सकता है। तो इस लिहाज से आपके लिए खरीदारी करने की राय है कल के लिए। तो इस स्टॉक पर भी आप कर सकते हैं फोकस। जी दी सर, तो भारत फोर्स पर खरीदारी की राय है और अभी अभी बढ़िया स्पाइक काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। 2.5% ऊपर खरीदारी करके जाएं। एक और राय ले लेते हैं सुमित जी की तरफ से, बिगुल उनका, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बीटीएससी के तौर पे ट्रेड लेना चाहिए या 1-2 दिनों के लिए ले सकते हैं? स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। स्टॉक का भाव चल रहा है 35 रुपया। मुझे स्टॉक के अंदर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक अभी क्लोजिंग के लास्ट 15 मिनट के अंदर ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा संकेत आ रहा है कि यूनियन बैंक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यूनियन बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 33 रुपए 50 पैसे, 33 रुपए 60 पैसे नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा यूनियन बैंक का और यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। यहां से मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का एक कैंडल फॉर्म हो रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, 1 से 2 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। यूनियन बैंक में ऊपर के जो टारगेट बन रहे हैं, 37.5 रुपए का पहला टारगेट है 37.50। ये लेवल अगर एक बार ब्रेक हुए तो 39 रुपीज तक का मूव यूनियन बैंक में इसी मूव के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय यूनियन बैंक एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 33.50, टारगेट 37.50 और 39, ये 2 टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो यूनियन बैंक पर करें खरीदारी। चोपड़ा साहब ने भी कहा था कि मिड कैप में ये एक अच्छा काउंटर है जहां पर आप बढ़िया मूवमेंट कर आते हुए देख सकते हैं। और साथ ही यूनियन बैंक यहाँ पर भी अब सुमित जी की तरफ से कॉल आते हुए दिख रहा है। शानदार मूव इस काउंटर पर आते हुए। इस बीच HEG, थोड़ी देर पहले सचिन जी से इसके बारे में बात कर रहे थे, 20% का सर्किट इस काउंटर पर आपको लगते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त तेजी HEG में आती हुई। ग्रेफाइट पर बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने फिलिप्स कार्बन पर खरीदारी की राय दी थोड़ी देर पहले, वहां पर भी दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको जबरदस्त तेजी के माहौल में आते हुए दिख रहे हैं। 3 दिन की गिरावट के बाद आइनॉक्स लीजर पर एक बाउंस बैक आ रहा है। आज बोर्ड की बैठक भी थी पूंजी को फंड रेजिंग को लेकर और आइनॉक्स लीजर पर नजर डालिए। अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है 3-3.5% ऊपर ये काउंटर इसको आपको फिलहाल दिखेगा। तो ये भी एक और स्पेस है जहां पर एक्शन आपको दिख रहा है। 0.4% ऊपर ये आपको आते हुए दिख रहा है। शोभा, इस पर नजर डालिए, 19% का उछाल इस समय शोभा पर आपको आते हुए दिख रहा है। दमदार अपडेट आया था विश्वेश जी। शोभा पर आपका पहला टारगेट 500 का वो तो अचीव हुआ, अब 512 पर है स्टॉक। ऑलमोस्ट सर्किट लगने की तैयारी में है। क्लोजिंग तक सर्किट लगेगा या नहीं पता, बट शोभा पर कोई लेवल्स रिवीजन करना चाहेंगे सर? बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी। एक ही कॉल शेयर किया था शो में और वो भी रॉकेट हो गया। मुझे लगता है जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है दीपांशु, ये 540 तक तो नहीं रुकना चाहिए। और आज अगर आप इसको अभी भी लेके जाते हो तो मुझे लगता है कल और 5 से 10 ऊपर खुलेगा, परसेंट जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन है तो होल्ड करें, और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है मुझे लगता है 540 इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स।
ओके, तो शोभा पर रखिए नजर। बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी की कॉल ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ जाने की तैयारी में इस समय। हम केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे थे। BASF ये भी एक काउंटर है जहां पर अभी अभी एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है, उस पर भी नजर रखिए। 3.5-4% ऊपर है, उतना लिक्विड नहीं है बट डेफिनेटली BASF पर भी आपको एक अच्छा उछाल आते हुए दिख रहा है, तो इस काउंटर पर भी आपको रखनी है नजर रखिए। यूनियन बैंक अभी अभी सुमित जी ने जो इसके बात करी, 36 के लेवल्स पर 36 के करीब यूनियन बैंक भी आते हुए दिख रहा है, 5% ऊपर इस समय। तो एक एक करके काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे। अदानी पोर्ट्स है, इसको मत भूलिएगा, 15% की तरफ ये काउंटर भी मूव कर रहा है, और CDSL जहां पर 10% की तेजी आज है। तो अक्रॉस द बोर्ड कैश स्टॉक्स में आज आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। एक कैश स्टॉक और ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, एक पर जल्दी से कुणाल जी से इस पर भी राय ले लूं। अगेन मेटल से रिलेटेड स्पेस है कुणाल जी, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज पर राय देकर जाए, जिस तरह से यहां पर भी एक बढ़िया स्पाइक है। देखिए दीपांशु, सेटअप बहुत बढ़िया है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज में मोमेंटम भी आज बड़ा शानदार बना है। केवल एक रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पर दिखती है 265 रुपए के आसपास, 257 रुपए का भाव हो गया है, तो मुझे लगता है 265 पार कर ले स्टॉक तो फिर इसमें एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि लगभग 2-3 साल से स्टॉक इन लेवल्स को पार नहीं कर पाया है। तो 265 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। जिनके पास पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 245 का रखें, 265 पार हो जाने के बाद फ्रेश खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, 7% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ। रिफ्रैक्टरीज वाले सारे स्टॉक्स बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और इसमें इस बीच कुछ और बढ़िया और बेहतरीन खबरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक को लेकर जो खबर आती दिख रही है वो ये है कि हिंदुस्तान जिंक से संबंधित पक्षों को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं, और मंगलवार को विनिवेश वाले मामले पर सुनवाई होती दिखेगी। अगले मंगलवार को ये सुनवाई होने वाली है। तो हिंदुस्तान जिंक में भी जो सरकार की बची हुई हिस्सेदारी है, उसे वेदांता ग्रुप काफ़ी लंबे समय से खरीदने में इंटरेस्टेड है, और उसको खरीदने को लेकर जो बात काफ़ी समय से अटकी पड़ी है, उसको लेकर अब अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हिंदुस्तान जिंक को लेकर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो हिंदुस्तान जिंक के लिए ये एक बड़ी खबर, पूरी विस्तार से और देखेंगे भी कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन मुझे याद है 290 रुपये के आसपास हिंदुस्तान जिंक पिछले हफ्ते ही कुणाल जी, राकेश जी ने स्ट्रांगली खरीदारी करने की राय दी थी। जरा एक बार बताएं सर, कुणाल जी जरा चार्ट्स देखिए, हिंदुस्तान जिंक बाजार बंद हो उससे पहले। अनिल जी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है। मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय इस पर दी थी अनिल जी, और इसी सप्ताह इस पर खरीदारी की राय दी थी अनिल जी। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 320 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वही लेवल्स हमने कल भी बताए थे जब इस पर खरीदारी की राय दी थी। 320 तक स्टॉक जाना चाहिए। 320 पर पहली रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 330। तो जिनके पास भी पोजीशन है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, दोनों पर बने रहने की राय। ओके, तो नजर रखिए हिंदुस्तान जिंक, नजर रखिए वेदांता। बड़ी डेवलपमेंट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले अनिल से हम वेदांता के बारे में भी सेपरेटली एक चर्चा कर रहे थे। इंडेक्स लेवल पर देखें तो उतना ज्यादा मूवमेंट आज नहीं रहा। एक रेंज को ही बाजार ने रिस्पेक्ट करा है, पर जैसा अनिल जी ने सुबह कहा था, निफ्टी पर ज्यादा एक्शन रहा स्ट्रेंथ के मुकाबले में। पर बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर ही क्लोज हो रहा है। 150 पॉइंट नीचे 32,550 के करीब, 14,700 के करीब निफ्टी की क्लोजिंग आपको आती हुई दिख रही है। अदानी पोर्ट्स आज का स्टार, नए लाइफ हाई पर 14% की तेजी इस काउंटर पर आती हुई। टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, यहां पर अच्छी तेजी। फार्मा स्टॉक्स पर जबरदस्त एक्शन रहा, साथ ही मेटल स्टॉक्स एक बार फिर से तेजी में आपको आते हुए दिखे। पावर ग्रिड यहां पर थोड़ी गिरावट। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, ICICI बैंक कल की पॉलिसी से पहले यहां पर गिरावट। IT स्टॉक्स में हल्की मुनाफा वसूली, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम सपाट आज बंद होते हुए दिखा। वायदा कारोबार के और स्टॉक्स जहां पर पार्टिसिपेशन दिखा, SRF 8% ऊपर, ग्रैन्यूल्स 8% ऊपर। अनिल जी के 3 टारगेट यहां पर हिट होते हुए दिखे हैं आपको। नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, PI इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर जबरदस्त तेजी। कैडिला, पिडिलाइट, वोडाफोन, यहां पर भी अच्छा एक्शन। ICICI प्रू और SBI लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेड करते हुए। पर ट्रेंड, MGL, यूनाइटेड ब्रूरीज लगातार तीसरे दिन यहां पर कमजोरी। TVS मोटर्स, सीमेंस, PVR, गुजरात गैस और जुबलेंट फूड कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस दिखी। HEG, ग्राफाइट, फिलिप्स कार्बन, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन। शोभा मजबूत Q4 अपडेट की वजह से यहां पर भी ऑलमोस्ट सर्किट आपको लगते हुए दिखा। तो अनिल जी, जैसा आप कह रहे थे, स्टॉक्स में तो बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा, पर एंड में बैंक निफ्टी ने भी थोड़ी रिकवरी दी 32,500 के ऊपर, और 14,700 पर निफ्टी की भी प्रोविजनल क्लोजिंग सर।
ओके, तो ये है आपके लिए क्लोजिंग। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 14,700 के नज़दीक क्लोजिंग होनी चाहिए, इतनी नज़दीक होगी ये नहीं सोचा था। 14,699.55 और एडजस्टमेंट के बाद 14,686, 14,690 के आसपास। ठीक है, 32,500 एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। देखो मतलब इसीलिए आखिरी आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको कोई ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड कुछ बनता नहीं था। इतने से छोटे मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड का कोई मतलब नहीं, तो वहीं पर जाकर आपके लिए मिली है क्लोजिंग। तो ठीक है, उतार चढ़ाव के बीच फाइनली एक शांत ट्रेडिंग सेशन आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और शाम 5 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। फोकस पूरी तरह से कोरोना पर ही रहेगा। जो लोग अब भी कोरोना को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी वाली बात है। 8 मार्च से लेकर अब तक हर हफ्ते के एवरेज के लिहाज से देखें तो कोरोना के मामले और कोरोना के मामलों से होने वाली डेथ दोनों में 350% का उछाल आता हुआ दिख रहा है। यानी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह से डेथ रेट भी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि मतलब लोगों को लगे कि मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ रेट नहीं बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? लापरवाही है, टेस्टिंग कम है, म्यूटेशन है? तो पूरा इसका विश्लेषण करेंगे और जानकारी लेंगे हमारे 2 खास मेहमानों के साथ। दूसरी लहर, मौत का ज़्यादा डर। जीएपी हेल्थ फाउंडेशन के मैं पेशेंट सेफ्टी के डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा साहब होंगे हमारे साथ, और कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी साहब होंगे। इन दोनों से करेंगे बातचीत शाम 4:56 पर। ओके, और रात को 6:30 बजे ये नहीं, सॉरी, रात नहीं होगी, 6:30 बजे तो शाम ही होगी। और शाम 6:30 बजे एक विशेष शो होगा। बंसल जी, इसका टाइटल आपको पसंद आएगा। आप खाली टाइटल ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपके ऊपर ये शो आधारित है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसका टाइटल आपको पसंद आएगा, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया है। अगर आपने कोई बड़ा लेन देन किया है और उसे आप इनकम टैक्स में दिखाना भूल गए हैं, और उसकी वजह से अगर आपको आयकर का कोई नोटिस आया है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर नहीं, मैं खाली टाइटल पर ही आऊँगा। टाइटल के लिए ही आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो खाली शो की है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नया असेसमेंट ईयर है 2022, इसमें नए ITR फॉर्म जारी हो गए हैं, उनमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो ये क्या बदलाव हुए हैं, इन सब पर शाम 6:26 पर मनी गुरु में जरूर देखिएगा। अब बता देता हूँ बंसल जी के लिए टाइटल, टैक्स छुपाया, नोटिस आया। ये है इस शो का टाइटल। बंसल जी बताइए, टाइटल कैसा लगा आपको? अनिल जी, टाइटल बहुत बढ़िया है, बट अनिल जी मेरे लिए नहीं है। अनिल जी देखिए, आप लेन देन को छुपाए जी, हम तो छोटा लेन देन करते हैं, छोटी परचेज करते हैं और छोटी जगह पे जाते हैं अनिल जी, और वो भी छुपाते नहीं है। अनिल जी, बात आपकी परफेक्ट है अनिल जी। हाँ, बिल्कुल, टाइटल बहुत बढ़िया है। लेकिन बिल्कुल मैंने टाइटल के हिसाब से बोला, मैंने कहा इसीलिए पहले ही क्लेरिफाई कर दूं, और वो भी छुपाते नहीं है। एकदम देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पूरा का पूरा टैक्स भरते हैं, और वो एक अच्छी बात भी है। आपको, हमको, सबको करना ही चाहिए। हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, जो बताएंगे इस शो में अगर आपकी गलती से या जानबूझकर टैक्स छुपाने की आपको नोटिस आए, इस नोटिस का आप किस तरह से जवाब देना है, इसे कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। और रात 8 बजे यानी कि 7:56 पर इंडिया 360, इसमें आपके लिए आज ढेर सारे मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। 1 घंटे का शो है तो मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। पहला तो जाहिर सी बात है, चुनाव का है। असली खेला बंगाल में, तो बंगाल में क्या इस बार बदलाव की हवा चल रही है, ये हमारी एक कवर स्टोरी होगी तीसरे चरण के मतदान के बाद। और दूसरी कवर स्टोरी है, क्या अब देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का वक्त आ गया है। इसमें बंसल जी से भी मुझे चर्चा करनी है, हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट, कि सीधे 45 से 18 साल बीच वालों को तो मजा ही नहीं आएगा, तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए। क्या सीधे 18 साल वालों को वैक्सीन दे दी जाए, या धीरे धीरे जैसे जैसे 5-5, 10-10 साल कम कर करके हम नीचे चल रहे वही ठीक है। इसके अलावा भारत में है दम। भारत में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के दौरे के बारे में विश्लेषण करेंगे और बताएंगे किस तरह से दोनों ही महाशक्तियों के लिए भारत अहम है। और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव पर भी हम करेंगे चर्चा। 1 महीने में विश्व युद्ध, क्या वाकई में इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा कल है क्रेडिट पॉलिसी। 9:45 पर हमारे हर रोज के दमदार पैनल के साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी कवरेज होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे अजय बग्गा साहब, अश्विनी भाटिया साहब, SBI के MD वृंदा जागीरदार जी जो जानी मानी इकोनॉमिस्ट है, आशु मदान साहब
और वीके शर्मा साहब ये भी विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे कल की क्रेडिट पॉलिसी की कवरेज में। उसके अलावा वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, बाकी हमारे सारे जो खास मेहमान हैं हर रोज़ वाले वो तो होंगे ही, उनके बगैर तो हमारा काम चलता ही नहीं है और उनके बगैर हमारा मन लगता नहीं है। लेकिन अब जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ, बंसल जी 18 साल, ये सीधा 45 से 18 साल, बीच में एक भी ब्रेक नहीं, ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अगर आप अनिल जी इस चीज को देखें कि जो पहली विंडो थी सीनियर सिटीजन के लिए, हाँ अनिल जी सीनियर सिटीजन के लिए जो पहली विंडो थी उसका भरपूर यूज नहीं हुआ क्योंकि सीनियर सिटीजन काफी पैनिक में थे, वो वेट एंड वॉच में थे। हाँ। तो और अनिल जी दूसरी जो जनरेशन है जो बाहर निकल रही है वो तो यंग है। हाँ। तो आप अपनी भी टीम में देखें तो टीम में 30 के अराउंड के लोग होंगे, 30 के आसपास के होंगे। हाँ। तो 45 से नीचे वालों का भी बिल्कुल करना चाहिए। और अनिल जी जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो मतलब कि मेरे बेटे की भी एक क्वेरी है कि जैसे यूएस के अंदर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है तो वहां पर 16 साल प्लस 17 साल प्लस वालों को वो लग सकती है, बट अभी हमारे यहाँ इस पे कोई वो नहीं है। 18 प्लस जो 18 के नीचे वाले हैं, 16, 17 वाले, उनको कब लगेगी अनिल जी, उस पर भी कुछ करना चाहिए। बट डेफिनेटली 18 प्लस वालों को अनिल जी लगा देना चाहिए। और अनिल जी मैं तो ये कहता हूँ जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गाड़ी के अंदर मास्क वालों को, बिना मास्क वालों को ढूंढते हैं, उस तरीके से अनिल जी सड़कों पर वो पूरी जो फोर्स जो बिना मास्क वालों का चलान कर रही है, पकड़ के अनिल जी वैक्सीनेशन करना चाहिए और सारी फोर्स वैक्सीनेशन के लिए लगा देनी चाहिए। वो वैसा जो पैसे 2 मून जिंदगी की पिलाते थे पकड़ के, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल वगैरह सब जगह 2 मुंह खोलो 2 ड्रॉप डाल दो पोलियो की, वही वाली वैसी सेम। बिल्कुल अनिल जी देखिए 90 डिग्री पर अनिल जी आप तो लगा के आए हैं अभी वैक्सीन, बिल्कुल 90 डिग्री पर जो इसकी नीडल है वो अंदर जाती है अनिल जी, पकड़ के अनिल जी वैक्सीनेशन करना चाहिए अनिल जी। अच्छा, इसी वजह से हाथ में दर्द ज्यादा होता है कि ये 90 डिग्री से जो अंदर जाती है सुई, उस वजह से हाथ में ज्यादा दर्द होता है क्या बंसल जी? नहीं अनिल जी देखिए आप, ये तो अनिल जी देखिए थोड़े से आप मुझसे सीनियर हो गए अनिल जी, इसलिए आपको थोड़ा पेन हो रहा है। मुझको तो अनिल जी बिल्कुल नहीं हुआ और कुणाल जी को भी बिल्कुल नहीं होगा मुझे लगता है। अनिल जी देखिए एक लॉजिक अनिल जी 90 डिग्री पे जब निडल डालते हैं तो पेन नहीं होता है, इसलिए 90 डिग्री पे जा रही है बिल्कुल। ओ अच्छा, ये तो हमारी नॉलेज में नहीं था, मतलब मेरी। अच्छा कुणाल जी कुछ कह रहे थे जी? कुणाल जी अनिल जी देखिए ये 18 से सीधा अनिल जी 45 को भी अलाउ कर देना चाहिए अनिल जी। इसमें बीच में स्टेजेस नहीं बनाने चाहिए, इससे अनिल जी उम्र छुपाने में बहुत तकलीफ होती है अनिल जी। देखिए अगर सीधा अनिल जी 18 से 45 सबके लिए अलाउ हो जाएगा तो बड़ी आसानी से अनिल जी फोटो लगा पाएंगे। और अगर अनिल जी 40 से 45 ऑन हुआ तो फिर फोटो लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये करने में तो दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एक बार हमें फेसबुक, ट्विटर वगैरह इन सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनको बोलना पड़ेगा कि आप कृपया करके तैयार रहें, एक साथ इतनी सेल्फी और फोटो आएंगे, आप क्या इन्हें हैंडल करने में सक्षम है? हमारे डॉक्टर और हमारा मेडिकल स्टाफ तो सबको वैक्सीन लगा देगा, लेकिन पता चला सोशल मीडिया पे अपलोड ही नहीं हो पाया। तो लोग मतलब मैक्सिमम लोग तो आजकल वैक्सीन लगाने इसलिए जा रहे हैं ताकि फ़ोटो खिंचवा के लगा पाए, नहीं तो बहुत लोगों को तो ये गलत फहमी भी है बंसल जी कि अगर फ़ोटो अपलोड नहीं की तो शायद वैक्सीन काम ही ना करे, तो इसलिए लोग एक उस रस्म के तौर पर लगे हुए हैं। लेकिन चलिए जो भी हो, जितना जल्दी जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे उतना बढ़िया। तो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन अब आ जाए, जितना जल्दी आए उतना बेहतर, ये देश के लिए और देश के लोगों के लिए होगा बेहतरीन। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, कल तो बड़ा दिन है, पॉलिसी का दिन है, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तो वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब और सुमित जी, आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप सबकी वजह से ही निफ्टी हरे निशान में आज बंद होने में कामयाब रहा है, इसमें मेरी टाई का कोई योगदान नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।